ये लेक्चर सीरीज में ट्राई करेंगे एवरी वीक एक नया लेक्चर लेके आए, उसमें सेम चीज करेंगे। कोई एक नया बिजनेस पिक करेंगे, कोई कंपनी पिक करेंगे और उसके बिजनेस को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर मैं आपकी ही लैंग्वेज में, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको जो भी आपकी मदर टंग है ना, उसमें अगर मैं किसी भी बिजनेस को एकदम सिंपल करके समझाऊं ना, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पर अगर आप जब भी कोई न्यूज चैनल चालू करोगे, वहां पर जब कोई इतने डिफिकल्ट जार्गन्स यूज करते, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं ना, कि आज तक कभी हमारा इंटरेस्ट बना ही नहीं कि हम चीजों को समझे। क्योंकि सेल्स नहीं आया, कंपनी की प्रोडक्ट नहीं बिकी, तो कंपनी में पैसा कहां से आएगा? तो सबसे पहले रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी एक्सपेंड करेगी, तभी जाके एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कोई चांस है। ओके, अभी हमें अगर समझना है कि कोई भी बिजनेस को समझना है, तो हमें सिंपल उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा चीजों को। हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि अच्छा, तू कैसे बढ़ सकता है? अच्छा, तू कौन सी प्रोडक्ट बनाता है? तू जो प्रोडक्ट बनाता है उसको खरीदता कौन है? सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। अगर आप कंपनी को या बिजनेस को या सेक्टर को अगर ब्रेक डाउन कर दोगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये पूरी लेक्चर सीरीज का पर्पस यही है कि आपको सिखाना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, पर रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं फ्यूचर में, वो कैसे पता चलेगा? मान लो कि कोई भी कंपनी ने पास्ट में बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसका शेयर प्राइस ग्रो करेगा। शेयर प्राइस तभी ग्रो करेगा जब कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अगर ब्रिटानिया टाटा मोटर्स की बात करूं, तो इनके प्रोडक्ट तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर मैं अगर आपको एक इंट्रोडक्शन दूं, ये इंट्रोडक्शन मैंने स्क्रीनर से लिया, अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं कि एबीसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ एल्सो एंड एचसो पाइप इन इंडिया, तो ये पूरे लाइन में एबीसी उसका नाम है, XYZ कोई भी स्टॉक हो सकता है। ये पूरे इंट्रोडक्शन में मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि पाइप, कि भाई ये कोई कंपनी है जो पाइप बनाती है। ओके, तो चीजों की शुरुआत एक छोटी सी चीज से ही होगी, राइट? टाटा मोटर्स ब्रिटेन है मेरे लिए बहुत वाकिफ है, मतलब मैं बहुत जानता हूं क्योंकि मेरे आसपास में देखता हूं मेरी डे टू डे लाइफ में। पर अगर मेरे सामने कोई ऐसा बिजनेस आ गया कि जिसके प्रोडक्ट को मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। आपको पहले छोटे शब्द से लेके धीरे धीरे अपने व्यू को एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहां पर एक ही चीज है जो समझ में आती है कि पाइप, अभी पाइप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। आपके घर में, आपके किचन तक जो गैस लाइन आती है उसका पाइप होता है, आपकी गली में सूएज का पाइप होता है, आपकी गली में, आपके एरिया में जहां तक पानी आता है वहां पर बहुत बड़े बड़े डायमीटर्स के पाइप होते हैं। पाइप छोटे डायमीटर से लेके बड़े डायमीटर तक बहुत अलग अलग कैटेगरी के पाइप होते हैं। पर एटलीस्ट मैं यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कंपनी पाइप बनाती है। ओके, अभी धीरे धीरे मुझे वो कंपनी की डेप्थ में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा कि अच्छा एल्सो, LSAW, HSAW, एल्सो एचसो क्या होता है। ओके, यही तरीका है कंपनी के प्रोडक्ट को समझने का, राइट? सबसे पहला स्टेप होता है, अपने दिमाग में नोट कर लो, सबसे पहले आपको कोई भी बिजनेस को एक ओवरव्यू तरीके से जब समझना है ना, तो सबसे पहले एक काम कर लिया करो, उसकी वेबसाइट विजिट कर लिया करो। क्योंकि आप जब भी वेबसाइट विजिट करोगे, तो आपको एक अच्छे खासे लेवल पर एक ब्रीफ मिल जाएगा, चीजें पता चल जाएगी कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। कंपनी बेसिकली क्या करती है? ओके, ये कंपनी है, ये कंपनी की वेबसाइट है। ओके, देखिए ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी इस तरीके के पाइप्स बनाती है, कंपनी इस तरीके के पाइप्स बनाती है, ठीक है? अभी जब हम ये पाइप्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं में पता चलता है कि अच्छा, ये पाइप्स तो हमने देखे हैं, रोड के साइड्स में ये पाइप रखे होते हैं, और अंडरग्राउंड खुदाई करके ये पाइप्स को इंस्टॉल किया जाता है प्रॉपरली। इसका डायमीटर आप ऑब्जर्व करने की ट्राई करो, ये लार्ज डायमीटर्स के पाइप है। ये वो पाइप नहीं है कि आपके बिल्डिंग में या आपके घर में जो पानी का या गैस के जो छोटे डायमीटर वाले पाइप होते हैं, ये वो नहीं है, ये लार्ज डायमीटर वाले पाइप है। उसका मतलब इसका यूज भी जो होगा, वो बल्क में कोई भी चीज को फ्लो कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यूज होता होगा, राइट? तो यहां से धीरे धीरे करके प्रोडक्ट को समझने की ऐसे हमें शुरुआत करनी है। ओके, कंपनी का नाम है मान इंडस्ट्रीज। इसका मेन काम है लार्ज डायमीटर पाइप बनाना। इंडिया में बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, 2 या 3 प्लेयर्स है हार्डली।
कुछ 4-5 प्लेयर्स होंगे, पर बहुत बड़े प्लेयर्स में 2 या 3 प्लेयर्स हैं जो लार्ज डायमीटर पाइप बनाते हैं। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये कहाँ पे इतना यूज होगा, है ना, ये हमने तो इतना ये देखा नहीं है, ये कहाँ पे यूज होगा। पर चीजों को ऐसे ही समझी जाती है, चीजों को जो हर बार जरूरी नहीं है कि जो हम समझते हो वही चीजें हो, राइट। काफी बार चीजें थोड़ा डीप डाउन जाना पड़ता है कि इसका यूज कहां पर होगा। क्योंकि आप एक सिंपल बात समझो कि मान इंडस्ट्री का स्टॉक प्राइस कब बढ़ेगा, जब मान इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब रेवेन्यू ऐड होगा, नया सेल्स होगा, मतलब ये पाइप ज्यादा बिकेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मान इंडस्ट्री किस तरीके के पाइप्स बनाती है। क्या सिर्फ ये लार्ज डायमीटर वाले पाइप्स ही बनाती है, या अलग अलग तरीके के पाइप्स बनाती है। और अगर अलग अलग तरीके के पाइप्स बनाती है तो उसका ज्यादातर रेवेन्यू कौन से पाइप की बिकवाली से आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि हम गलत एनालिसिस में फंस जाए। कंपनी जो बहुत ही कम मात्रा में बनाती है उस पे ऊपर हम बहुत डेप्थ में चले जाए और उसको ही समझने लगे कि इससे ही कंपनी का भला होगा, पर एक्चुअल में कुछ सच अलग ही होता है। तो ये सब चीजें आपको रिसर्च करने से मिल जाएगी, और आजकल रिसर्च मुश्किल नहीं रहा है। पहले गूगल ही था हमारे पास, पर गूगल से भी बहुत आसान तरीके से आज के दिन में चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ऐसे एआई के टूल्स हैं, वो हमें बहुत हेल्प कर देंगे चीजों को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मान इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कौन से प्रोडक्ट से आता है। तो मान इंडस्ट्री के प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे। तो मान इंडस्ट्री के जो कोर प्रोडक्ट है वो दो ही है, जिसको हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया था। एल्सो पाइप और एचसो पाइप। ये दोनों पाइप जो है वो दिखते कैसे हैं, अभी हमने जो देखा डिट्टो वो ऐसे ही दिखते हैं। अभी हमने जो देखा था डिट्टो, ये दोनों पाइप ऐसे ही दिखते हैं। ओके, दोनों पाइप के लुक में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहां पर है, बदलाव उसकी यूजेबिलिटी में, उसकी एप्लीकेशंस में है। कहीं पर एल्सो पाइप यूज होता होगा, कहीं पर एचसो पाइप यूज होता होगा। कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू ये दोनों से ही आता है, मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का दोनों से ही आता है। ओके, अभी चीजें कैसी है कि अगेन मैंने यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये सब होता क्या है, राइट। एल्सो पाइप, एचसो, इसको एल्सो क्यों कहते हैं, सिंपल पाइप बोल दो भाई, एल्सो क्यों कहते हो, एचसो क्यों कहते हो। तो थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चीज है कि ये बनता कैसे है, पाइप पहले तो बनता कैसे है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको इसके बेसिक उस चीज पे लेके चलूंगा कि ये पाइप कैसे बनता है। चलो पहले समझा देते हैं। ओके, देखो देखो, सबसे पहले स्टील बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है ना, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, स्टील बनाने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करेगी, जमीन से आयरन ओर के पत्थर निकालेगी, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करेगी, और उससे दो तरीके के प्रोडक्ट बनाएगी। पहले स्टेज में दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है हॉट रोल्ड कॉइल, राइट। ये कॉइल होता है, स्टील को एकदम मेल्ट करके उससे एंड फॉर्म में ये कॉइल बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर स्टील की जो मजबूती है वो एटलीस्ट उस लेवल की होती है कि उसको कॉइल फॉर्म में फोल्ड किया जा सके, ठीक है। और राइट साइड में हेवी स्टील है, जहां पर ज्यादा मजबूती वाला स्टील होता है, जिसको फोल्ड करके रखा नहीं जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, उसको फ्लैट सरफेस में ही रखा जाता है, फ्लैट शेप में ही रखा जाता है, जो हेवी स्टील प्लेट होती है। ओके, अभी जो भी बनेंगे एल्सो एटसो ये दोनों से बनेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके लिए वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। एल्सो पाइप और एटसो पाइप में डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस समझने के लिए हमें उसके उपयोग समझने पड़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी कि कौन सा पाइप कहां पर यूज होता है। अभी सबसे बड़ा यूज जो है एल्सो पाइप और एचसो पाइप का, वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, कि जहां पर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां पर जमीन से या समंदर की गहराई से क्रूड ऑयल को निकाला है, क्रूड को फिल्टर करके, क्रूड को प्रोसेस करके, जब उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाई जाए, क्रूड से मान लो मैं पेट्रोल बनाता हूं, मैं डीजल बनाता हूं, या तो मैं क्रूड के निकालने की प्रोसेस के दौरान नेचुरल गैस जो निकलता है, वो गैस को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मुझे ले जाना है, तो यहां पर लार्ज डायमीटर पाइप की यूज होता है।
तो यहाँ पर सीधा आपके दिमाग में वो थॉट बनने लगेगा कि ये पाइप जो है ज्यादातर वो ऐसी जगह पर यूज होगे कि जहां पर क्रूड का काम है, जहां पर समंदर से या जमीन से क्रूड निकाला जाता है, उसको कहीं पर प्रोसेस करा जाता है और फिर उसको वहां से दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर बार चीजें ऐसी नहीं होती है कि जहां से क्रूड निकलता है, जहां पर क्रूड प्रोसेस होता है, वहां से ट्रक में भर के या तो ट्रेन्स में उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। बहुत बार बहुत ही दूर दराज के इलाकों से बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस की पाइपलाइन एस्टेब्लिश करनी पड़ती है कि जिसके थ्रू ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, एल्सो पाइप जो है किससे बनता है? एल्सो पाइप, यहां पर राइट साइड में जो मटेरियल आपके सामने शो हो रहा है, हेवी स्टील प्लेट, उससे एल्सो पाइप बनता है। एल्सो पाइप कैसे बनाते हैं, ब्रीफ में देखते हैं। एल्सो पाइप कैसे बनाते हैं, देखो। एल्सो पाइप को, वो जो हेवी स्टील प्लेट थी ना, उसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। देखो यहां पर प्रॉपर फोल्डिंग है। उसको क्या किया जाता है, एक हाथ में आप कागज लेके उसको एक सर्कुलर शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में जैसे फोल्ड करते हो ना, ऐसे फोल्ड किया जाता है प्रेशराइज्ड मशीन टूल्स की मदद से। और जब उसको फोल्ड करोगे तब भी यहां पर बीच में तो ये जो जगह बचेगी उसको पैक करना पड़ेगा ना, तो यहां पर वेल्डिंग की जाती है। ओके, यहां पर प्रॉपर तरीके की वेल्डिंग की जाती है, स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग की जाती है अंदर और बाहर से, और प्रॉपर उसको मजबूती दी जाती है। तो एल्सो पाइप ऐसे बनता है। इसकी आप थिकनेस भी देखो, इसकी आप थिकनेस देखोगे तो ये हेवी स्टील प्लेट की थिकनेस है। ये स्टील प्लेट को फोल्ड करके उसके ऊपर के एरिया को वेल्ड करके ये एल्सो पाइप बनाया जाता है। ठीक है, अभी इसकी थिकनेस बहुत स्ट्रांग होती है, इसका जो वेल्डिंग होता है ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो ये पाइप का जो यूज है ना, वो क्रिटिकल चीजों में ज्यादा होता है। मतलब कि जहां पर कोई भी लीकेज की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, जहां पर बहुत हाई प्रेशर क्रूड या पानी या क्रूड से बनाई हुई प्रोडक्ट को फ्लो करना हो, तब इस तरीके के पाइप यूज होते हैं कि जहां पर एरर की संभावनाएं बहुत कम होनी चाहिए। मतलब एरर हुई तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वहां पर एल्सो पाइप यूज होता है। जहां पर मान लो कि दूर दराज के कहीं पर तेल के कुएं से, अगर आप सऊदी अरेबिया की या कुवैत के कोई, दिमाग में कोई रेगिस्तान इमेजिन करो कि वहां पर कोई तेल का कुआं है, वहां से क्रूड को, तेल को निकाला जाता है और फिर वहां से कोई शहर तक की जहां पर एटलीस्ट रिफाइनरी है, वहां तक अगर लाना है, तो जमीन के अंदर एल्सो पाइप के बहुत बड़े बड़े एकदम कई सारे किलोमीटर्स के पाइपलाइन बिछा दिए जाते हैं कि जहां पर हाई प्रेशर से, कि जहां पर कुएं से तेल को निकाल के हाई प्रेशर के साथ उसको पंप किया जाता है, ताकि वो एक दूर डिस्टेंस पे 10 20 50 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो प्रोडक्ट जो है, वो तेल जो है वो फ्लो किया जा सके, पहुंचाया जा सके। तो वहां पर एरर की संभावनाएं कम होती है, तो वहां पर इस तरीके के पाइप यूज होते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो है वो एचसो पाइप है। यहां पर क्लियरली आपको थोड़ा थिकनेस कम नजर आएगा। एल्सो पाइप और एचसो पाइप में मेन डिफरेंस यही है कि पहले तो इसकी मजबूती, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें वेल्डिंग कैसे करते हैं। एल्सो पाइप को जब बनाते हैं तब इसमें एकदम वर्टिकल तरीके से, मतलब एकदम लॉन्गिट्यूडिनल, इसकी लेंथ के ऊपर से इसको वेल्ड करते हैं। क्योंकि एक पेपर आपके हाथ में लोग लेके आप उसको फोल्ड करोगे, तो आपको उसको पेपर से अगर आपको सिलिंड्रिकल शेप बनाना है तो ऐसे उसकी लंबाई के चलते चलते वेल्डिंग करना पड़ेगा। एचसो पाइप में क्या करते हैं, एचसो पाइप में ये जो हमने कॉइल देखी थी, ये कॉइल आपने भी बहुत बार ट्रेन्स में या ट्रक में ट्रांसपोर्ट होते हुए देखी होगी। ये कॉइल को क्या करते हैं, कॉइल से ऐसे स्पाइरल बनाते हैं, कॉइल को ऐसे फोल्ड करते 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 स्पाइरल बनाते हैं। स्पाइरल शेप आपके दिमाग में आने लगेगा, स्पाइरल बनाते हैं और वो स्पाइरल शेप को फिर वेल्ड करते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, ये एचसो पाइप है ये वाला। एचसो पाइप में यहां पर देखो, यहां पर ये सब वेल्डिंग किया हुआ है। यहां पर देखो, ये स्पाइरल शेप को वेल्ड किया हुआ है, राइट। एचसो पाइप बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि एक कॉइल लेते हैं। आप मेरे हाथ को भी ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा इमेजिन कराने की कोशिश करूंगा। कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल। तो कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो एक स्पाइरल शेप बन जाएगा, और जो भी स्पाइरल शेप में बीच बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसको सिर्फ हमें जोड़ना पड़ेगा, तो वहां पर वेल्डिंग करके एचसो पाइप बनाया जाता है। अभी एचसो पाइप में वेल्डिंग ज्यादा होते हैं, उसकी एजेस में वेल्डिंग ज्यादा होते हैं,
और इसकी मजबूती एल्सो पाइप जितनी नहीं होती है, तो इसका यूज वहां पर ही होगा कि जहां पर इसके अंदर से बहुत ही हाई प्रेशर चीजों को पास नहीं करना है। सिंपल चीजों को पास करना है, या तो पास करना है तो भी अंदर के मटेरियल का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं हो, वहां पर चल जाएगा। अभी ऑयल प्रोडक्ट या क्रूड में किसी भी तरीके का लीकेज नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। पर अगर मुझे यही पाइप से पानी को फ्लो करना है तो उसके लिए ये नॉर्मल एचसो पाइप चल जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर मान लो कि लीकेज हो भी गया तो भी बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पानी है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में या तो ऑयल एंड गैस में भी शॉर्ट डिस्टेंस पे, कि जहां पर बहुत हाई प्रेशर से पंपिंग नहीं किया जाता, वहां पर एचसो पाइप यूज होता है। तो मेनली ये दोनों पाइप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और पानी के यूज में, एप्लीकेशंस में यूज होता है मेनली, राइट। ऑयल एंड गैस में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ज्यादा मार्जिन होते हैं, वहां पर आप थोड़े ज्यादा प्राइसिंग के साथ सेल कर सकते हो। पानी वाले चीजों में शायद उतने मार्जिन, उतनी प्रीमियम चीजें ना मिले। ठीक है, ओके। तो ब्रीफली यहां पर मैंने वही समझा कि एल्सो पाइप कैसे बनता है। एक मोटा स्टील का प्लेट लेते हैं और उसको बेंड करके एक ट्यूब शेप बनाया जाता है, और वो ट्यूब शेप को वेल्ड करके उसमें से चीजें बन जाती है, पाइप बन जाता है। और उसका बाद ऐसा नहीं कि वेल्डिंग करने के बाद काम खत्म हो जाता है, उसको प्रेशर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि कहीं पर भी अगर लीकेज हो तो समझ में आ जाए। और उसके बाद उसके ऊपर कोटिंग लगाई जाती है। सबसे पहला कोटिंग होता है रस्ट वाली कोटिंग, कि उसको किसी भी तरीके से जंग ना लगे, एंटी रस्ट कोटिंग लगाई जाती है उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो चीज बहने वाली है ना, या तो पानी है या तो क्रूड है, तो ये सभी चीजें ऐसी है जो पाइप को जंग लगा सकती है। इसीलिए उसके अंदर बाहर प्रॉपर तरीके से उसको कोट किया जाता है, और उसके बाद एक पाइप तैयार होता है। और 91% रेवेन्यू जो है मान इंडस्ट्री का, ये दोनों पाइप से आता है। तो हमें इसी प्रोडक्ट को समझना है। अगर ये प्रोडक्ट को हमने समझ लिया तो आप समझ लो कि मोटा मोटी हमने मान के बिजनेस को समझ लिया। अगर ये प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड, ये प्रोडक्ट का करंट सिनारियो क्या है, वो सब अगर हमने समझ लिया, कौन से रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनता है, वो रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से आती है, तो हम ये बिजनेस को समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एचसो पाइप को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मैंने, कि स्टील की जो कॉइल होती है उसको एंगल पे स्पाइरल घुमाते हैं, और जहां पर भी एजेस मिलते हैं स्पाइरल्स के, उसको वेल्ड किया जाता है अंदर और बाहर, और फिर टेस्टिंग और कोटिंग होती है। ठीक है, जो लो टू मीडियम प्रेशर वाली चीजें होती है वहां पर एचसो पाइप यूज होता है, हाई प्रेशर वाली क्रिटिकल चीजों में एल्सो पाइप यूज होता है। तो आई होप आपको दोनों के यूज समझ में आ गए होंगे। ओके, अभी मेन चीजें यही है कि इसका यूज समझ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जहां पर यूज होती है, जो भी इंडस्ट्री में, जो भी बिजनेस में, उसका ग्रोथ कैसा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मेन यूज जो है वो ऑयल एंड गैस में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि क्रूड की डिमांड आने वाले सालों में बढ़ेगी कि नहीं। अगर क्रूड की डिमांड ज्यादा बढ़ी तो नए कुएं ओपन किए जाएंगे, नई पाइपलाइंस बिछाई जाएगी, क्योंकि जो भी तेल के कुएं होंगे वहां से चीजें शहरों तक लानी पड़ेगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी क्रूड की, ऑयल की, गैस की, क्रूड से पेट्रोल बनाओ, डीजल बनाओ, उससे नेचुरल गैस निकालो, नेचुरल गैस के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, राइट। एलएनजी, सीएनजी, हमारे घर में जो कुकिंग गैस होता है, ये सभी चीज कहाँ से बनती है, इसी से बनती है, राइट। अभी आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि इसकी जो भी, जहां जहां भी इसका इस्तेमाल होता है, क्या वो चीज का यूज फ्यूचर में बढ़ेगा, बंद हो जाएगा, या जितना है उतना रहेगा। तीन ऑप्शन होते हैं, राइट। पहला ऑप्शन है कि यार ये तो कुछ ही साल चलेगा फिर बंद हो जाएगा। दूसरा है कि जितना अभी यूज हो रहा है उतना ही होगा। तीसरा है कि बढ़ता जाएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में जो जवाब आना चाहिए वो है कि बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, लोगों की जरूरतें बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो गैस की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल गैस की जरूरत तो बहुत सारे बिजनेस को चलाने के लिए पड़ती है, राइट। तो ये चीजों का ग्रोथ आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा। नो डाउट चीजें वक्त के साथ साथ रिप्लेसमेंट होता है। मान लो कि एक चीज की जरूरतें कम हुई तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और चीज आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे जाके वो। इसका यूज हमने समझा
कि जहां पर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले पाइपलाइंस होते हैं वहां पर एल्सो यूज होता है, और जहां पर नॉन क्रिटिकल लो प्रेशर वाली चीजें जब यूज करनी होती है तो वहां पर एल्सो पाइप यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि भाई एल्सो पाइप जो होता है, एल्सो पाइप में भी तो चीजें फ्लो होती है, वो मजबूत है ज्यादा, तो क्यों ना हम एल्सो पाइप ही बनाए। एल्सो पाइप बना ही नहीं, एटीएन बनाना तो स्टील के पत्थरों से ही है ना, जो आयन के पत्थर जो जमीन से निकालते हैं उसको प्रोसेस करके ही एट द एंड हम ये पाइप बनाएंगे ना। तो क्यों ना हम सिर्फ एल्सो पाइप बनाए, एल्सो पाइप बनाने की जरूरत ही क्या है। तो इसका जवाब ये आता है खर्चा, कॉस्ट। ओके। दो चीज में जितना खर्चा जरूरी है उतना ही करना चाहिए। अगर मुझे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर मेरा काम कम खर्चे में हो जाता है तो मुझे वहां पर अननेसेसरी ज्यादा मोटाई के जाड़ाई के पाइप, ज्यादा थिकनेस वाले पाइप यूज करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसीलिए एचसो पाइप का भी आविष्कार हुआ कि जहां पर कम क्रिटिकल चीजें है, कहा जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर एचसो पाइप यूज हो, क्योंकि वो सस्ता बनता है। ये जो कॉइल से एचसो पाइप बनाएंगे स्पाइरल करके, वो सस्ता बनता है क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये हेवी शीट जो होती है स्टील की, हेवी स्टील की प्लेट होती है, उससे जब एल्सो पाइप बनाएंगे फोल्ड करके, तो उसमें लेबर भी लगता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो जो भी प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लेबर लगता है, वहां पर खर्चा बढ़ जाता है। तो एल्सो पाइप महंगे होते हैं, एल्सो पाइप सस्ते होते हैं। तो कोई भी कंपनी का ये जब जो चीजें है ना, ये सभी चीजों के साथ आपके दिमाग में कनेक्शंस बैठते रहने चाहिए कि अगर कोई कंपनी ज्यादा महंगी प्रोडक्ट, ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएगी तो उसको ज्यादा मार्जिन मिलेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, क्लाइंट उसको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। तो आपके दिमाग में हमेशा ये इक्वेशंस बनते रहने चाहिए कि कंपनी एल्सो पाइप ज्यादा बनाएगी, एल्सो पाइप की डिमांड ज्यादा आएगी तो कंपनी को ज्यादा फायदा हो सकता है। एचसो पाइप ऐसा नहीं कि एचसो पाइप से पैसा नहीं होगा, एचसो पाइप में ज्यादा वॉल्यूम में काम करना पड़ेगा। एल्सो पाइप में आप कम पाइप बेचोगे तो भी आप एचसो पाइप से जितना मुनाफा कमाया है वो कमा लोगे आप। ठीक है। ये सब चीजें आपको, ऐसा नहीं, ये बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में समझते रहना चाहिए कि कहां से ज्यादा मुनाफा आता है कंपनी को। ठीक है। अभी कंपनी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफ में। मान इंडस्ट्रीज जो है वो पिछले 30-40 सालों से है पाइप में, और ऐसा नहीं है कि कोई नया प्लेयर है, मतलब अच्छे से एक मार्केट का लीडर है, और 3 या 4 प्लेयर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में जो इस तरीके के पाइप बनाती है, एल्सो पाइप, एचसो पाइप। बट मान इंडस्ट्रीज एक ऐसा कंपनी है कि जिसका करीबन 90% रेवेन्यू यही पाइप से आता है, एल्सो पाइप, एचसो पाइप से। तो इसका एक मेजर ब्रेड एंड बटर हो गया। ओके। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में ही, जहां पर ये पाइप्स बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। इंडिया के बाहर फिलहाल कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो जो होता है एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज ये है ये कंपनी के बारे में कि कंपनी का ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होता है, पर कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू जो है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर से आता है। करीबन 80 to 90% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर से आता है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस मैं बोलूंगा। पहला तो कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 80-90%। और कंपनी का 80-90%, करीबन 90% रेवेन्यू जो है वो ऑयल एंड गैस से आता है, पानी से भी नहीं, ऑयल एंड गैस से आता है। तो यहां से आपका काम बहुत आसान हो जाना चाहिए कि आपको कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं, उसके लिए दो ही चीज समझनी है कि कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, कंपनी की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़नी चाहिए, तो ही कंपनी का ग्रोथ फिलहाल मुमकिन है, क्योंकि कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ के चांस है। अभी आपको यहां पर वो भी सवाल पूछना है कि मान लो कि कंपनी का एक्सपोर्ट कम होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम होना आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है, कल जाके ट्रम्प भाई साहब टैरिफ लगा देंगे तो हो सकता है कि कोई भी कंपनी का एक्सपोर्ट कम हो जाए, कल जाके कोई और देश के साथ अपने रिलेशन थोड़े कमजोर हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, ऑयल एंड गैस। ओके। दूसरा चीज आपको ये जानना है कि मान लो कि ऑयल एंड गैस में प्रेशर आ जाए, मान लो कि लोग ज्यादातर रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो हो सकता है कि आज ऑयल एंड गैस की जितनी डिमांड है
हो सकता है कि ईवी का यूज बढ़ जाए, ऑयल एंड गैस की डिमांड थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो चीजों को ये समझना है कि मान लो कि कंपनी का अभी जहां से मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है वो चीजों पे अगर प्रेशर आता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो यहां पर दो चीजों के ऊपर आपको सोचना है कि पहला, कि कंपनी ऐसा क्या करेगी या कंपनी को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे अभी उसका रेवेन्यू जो ज्यादा एक्सपोर्ट से आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर ना हो, और अभी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू जो ऑयल एंड गैस से आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर ना हो। ठीक है, अभी कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन टन पर एनम है। एक साल में इतने मिलियन टन स्टील वो यूज करती है। स्टील के जो कॉइल होते हैं, स्टील के जो हैवी प्लेट होते हैं, उसको यूज करके उसमें से पाइप बनाती है। ये टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी है, ये कितना यूज करती है वो अलग चीज है। इससे हो सकता है करीबन 60-70% का यूटिलाइजेशन हो। मतलब ये तो प्लांट है कि इतने का इतना प्लांट इतना प्रोसेस कर सके स्टील को, उतना प्लांट है। कितना प्लांट यूज हो रहा होगा वो अलग नंबर है। ठीक है, अभी तक कंपनी ने, जब से कंपनी चालू हुई 30 साल 40 साल से, कंपनी ने अभी तक 20,000 से ज्यादा किलोमीटर के पाइप सप्लाई कर दिए। मतलब आप समझो कि एक पाइप जितने भी मीटर का हुआ, ये एक एक पाइप को जोड़ते जोड़ते आप समझो कि पूरा अगर लाइन बनता है, एक पाइपलाइन बनता है, तो ऐसे कंपनी ने 20,000 किलोमीटर में जितने भी पाइप लगते हैं ना, उतने पाइप अभी तक सेल कर दिए हैं। मतलब कंपनी ट्रस्टवर्दी तो है, क्योंकि अगर कंपनी की प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो आज तक क्लाइंट ने टोटल मिला के 20,000 किलोमीटर के पाइप कंपनी से खरीदे ही नहीं होते। ठीक है, कंपनी स्पेशल तरीके के पाइप्स बनाती है जो ऑयल एंड गैस, वाटर, सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे घर तक गैस पहुंचता है, पाइपलाइन, कुकिंग गैस, तो वहां पर यूज होता है। रिच हिस्ट्री है, कंपनी नई नहीं है, 35 साल से पुरानी कंपनी है, तो प्रमोटर को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। नए नई कंपनी, नए प्रमोटर्स नहीं है। कंपनी जो है अप्रूव्ड वेंडर्स है। किसमें अप्रूव्ड वेंडर्स है, डोमेस्टिक तो सही, पर इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस का मेजर कंपनीज के लिए अप्रूव्ड वेंडर। ये चीजें कैसे होती है आप एक बात समझो, कि मान लो कि यहां पर ओएनजीसी का नाम आपने सुना होगा, ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस वाला, राइट। आपने बीपीसीएल का नाम सुना होगा, आपने आईओसीएल का नाम सुना होगा। तो ये सभी चीज इंडिया में ऑयल एंड गैस का काम करती है, राइट। जितना भी इंडिया के अंदर पेट्रोल सप्लाई करना होता है, गैस सप्लाई करना होता है, तो ये सब काम ये करती है। तो उनको अगर कोई भी पाइपलाइन यूज करनी है अपनी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हमेशा एक सर्टिफिकेशन होता है, एक अप्रूव्ड वेंडर का एक सर्टिफिकेशन होता है। कोई भी कोई भी बंदा कल जाके पाइप बनाना चालू कर दे और वो सेल नहीं कर सकता अपनी प्रोडक्ट गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल कंपनीज को। एक आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है, सर्टिफिकेशन के लिए कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी चाहिए। तो मान इंडस्ट्री ऑलरेडी अप्रूव्ड वेंडर है कि ये चीजों के ऑर्डर्स, ये चीजों के कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सके, उनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, उस दूसरी बात, कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, उसका मतलब कि ग्लोबल क्लाइंट्स भी जो है ऑयल एंड गैस के, दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो कंपनीज है, उन्होंने मान इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एक थप्पा लगा दिया कि भाई आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर बाहर ही बेचती है, आप समझो। ठीक है, इंडिया से भी ज्यादातर बाहर भेजती है, इसीलिए। और 30 से ज्यादा देश, 30 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। तो यहां से एटलीस्ट ये पता चलता है कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मतलब बिजनेस वाइज एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ठीक है, ओके। अभी प्रोडक्ट को तो हमने समझ लिया, प्रोडक्ट को हमने समझ लिया। अभी समझते कि ओवरऑल ये इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, क्योंकि सबसे पहले डिमांड की शुरुआत कहां से होती है, डिमांड की शुरुआत होती है कि पहले तो ओवरऑल इंडस्ट्री के तौर पे वहां पर डिमांड आएगी कि नहीं, इंडस्ट्री में जरूरत होगी, तो वहां से फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ऑर्डर्स, नई डिमांड क्रिएट होगी, और वो डिमांड पहुंचते पहुंचते कंपनीज तक पहुंचेगी। ठीक है, अगर आप एक बात समझो कि क्रूड की डिमांड ही थोड़ी डाउन हो जाती है, तो फिर नए पाइपलाइंस इंस्टॉल करने ही नहीं पड़ेंगे, नए पाइपलाइन के प्रोजेक्ट ही नहीं आएंगे। अगर नए पाइपलाइन के प्रोजेक्ट नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं मान इंडस्ट्रीज या ऐसे जो भी प्लेयर्स है ना, उसके पास नए ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कोई भी बिजनेस को समझने के लिए कि ओवरऑल ये इंडस्ट्री जो है उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो मेजर रेवेन्यू इसका जहां से आता है ऑयल एंड गैस का, उसका मेन जो मार्केट है ना वो सऊदी में ही है। कतार, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट वाले जो भी देश है, क्योंकि तेल के कुएं वहां पर सबसे ज्यादा है। नो डाउट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड यूएस प्रोड्यूस करता है,
राइट राइट। उसके बाद रशिया और ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज आते हैं। पर पॉइंट ये है, इंडिया के रिलेशंस, इंडिया के पाइप सप्लाई यहां पर ये जगह पर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यूएस। यूएस की अपनी खुद की रिस्ट्रिक्शंस है, उसके चलते इंडिया की कंपनीज यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है। अगर यूएस के किसी भी क्रूड वाले, ऑयल एंड गैस वाले क्लाइंट को आपको पाइप सेल करना है तो आपको वहां पर प्लांट लगाना पड़ेगा, वहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तो चीजें होगी। तो फिलहाल मान इंडस्ट्री के लिए यूएस का मार्केट थोड़ा क्लोज्ड है, पर इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे मार्केट्स हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट का मार्केट, पूरा सऊदी कतार साइड का मार्केट, वहां पर बहुत जरूरत है। क्योंकि आप एक बात समझो कि क्रूड के तेल की कुएं वाला चीज तो है ही है, तो उसके लिए आप एक बात समझो कि आज से आप 5 7 10 साल पहले चले जाओ, दुबई क्या था? दुबई कुछ नहीं था, राइट, ऑलमोस्ट रेगिस्तान था। पिछले 10 15 20 सालों में वहां पर जो चीजें डेवलप हुई है, वहां पर जो बिजनेसेस आए हैं, वहां पर जो रेसिडेंशियल यूनिट्स आए हैं, वहां पर जो डेवलपमेंट हुई है ना, डेवलपमेंट के साथ आपको ऑयल एंड गैस को, आपको पानी को शहरों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए नए पाइपलाइन इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली आज दुबई और सराउंडिंग के अबू धाबी, शारजहां जैसे डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में, ऐसे ही और भी आसपास के रेगिस्तान में नए नए शहर डेवलप हो रहे हैं, और बहुत जोरों शोरों से हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत पैसा है। ऑयल वाले जितने भी देश है ना, क्रूड वाले जितने भी देश है जिसके पास तेल के कुएं हैं, वहां पर बहुत पैसा है। तो और वो अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि नए नए शहर डेवलप करें और वहां पर लोगों को माइग्रेट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। तो वहां पर बहुत जोरों शोरों से डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट आने वाले सालों में भी बढ़ेगा, राइट। तो एक वो मार्केट है। दूसरा यूरोप का मार्केट है। यूरोप का मार्केट कैसा है कि यूरोप में अभी जितना भी एक डेवलपमेंट होना था ना, डेवलपमेंट स्टेज पर वो थोड़ा स्टेगनेंट हो जाता है। क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन तक अगर आपको गैस पहुंचाना है, ऑयल पहुंचाना है, तो वो अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सालों से डेवलप्ड है वो। ठीक है, तो अभी एक डेवलप्ड नेशन में चीजें क्या होती है कि वो अल्टरनेट प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। कि अभी मान लो कि पेट्रोल के या डीजल के यूसेज से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो अभी वो ऐसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने देश में कि जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। इंडिया जैसे देश में रिन्यूएबल की चीजें थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि यहां पर लोगों का सर्वाइवल, लोगों का ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग वो पहले फोकस किया जाता है। यहां पर उसके चलते इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंकरेज किया जाता है कि आप भले एक सर्टेन लेवल का पोल्यूशन कर रहे हो, करो, पर ग्रो करो, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, नो डाउट नॉर्म्स डाले जाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, रूल्स डाले जाते हैं, पर फिर भी एक डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि वो थोड़ा आगे सोचते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल बनने वाला है फ्यूचर में कि जो एक सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा क्लीन, उसमें पोल्यूशन होता ही नहीं है। कभी कोई सेशन अरेंज करेंगे इसके ऊपर पूरा समझने के लिए, पर आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं कि जब आप अपनी कार चालू करते हो, आपकी कार जब चलती है, तो आपके एग्जॉस्ट नोजल में से धुआं निकलता है कार्बन वाला, और वो सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है। अगर कोई हाइड्रोजन कार होगी या हाइड्रोजन पे चलने वाला व्हीकल होगा, तो उसके एग्जॉस्ट नोजल में से क्या निकलेगा पता है? पानी निकलेगा, पानी। ठीक है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको यूज करते हैं कोई भी व्हीकल को चलाने के लिए या तो कोई भी मशीनरी को चलाने के लिए, तो उसका वेस्टेज जो है वो एकदम क्लीन है, पानी है, पानी वो। ठीक है, तो यूरोप जैसी कंट्रीज आजकल क्या कर रही है कि पेट्रोल डीजल से थोड़ा स्विच करके, थोड़ा आगे सोच के हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांस अपने आप को शिफ्ट कर रही है, और उसके लिए हाइड्रोजन की पाइपलाइन, हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी पाइपलाइन एस्टेब्लिश करने का पूरा नेटवर्क सोच रही है। एक नंबर है कि करीबन 2035-40 तक यूरोप जो है वो कंप्लीटली हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पाइपलाइन के केस में। ठीक है, तो आप एक बात सोचो कि अभी जब शुरुआत हुई है जस्ट, तो अभी जितनी भी जमीन के नीचे लार्ज डायमीटर्स के जो पाइप्स होंगे, जो भी ऑयल गैस को ट्रांसपोर्ट करते होंगे यूरोप में, वो पाइप ऐसे होंगे कि वो किसके लिए बने? ऑयल या गैस के लिए बने, वो हाइड्रोजन के लिए नहीं बने।
तो करना क्या पड़ेगा कि नए पाइपलाइंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पुराने को निकाल के नए पाइपलाइंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और वो पाइपलाइन ऐसे होने चाहिए कि वो हाइड्रोजन को सपोर्ट करे, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट वो इजी करे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा स्कोप है, सिर्फ मान के पास नहीं, दुनिया की जितनी भी कंपनी जो लार्ज डायमीटर पाइप बनाती है वो सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले सालों में पहले शुरुआत होगी यूरोप से, यूएस से, जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहां से, और धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन की तरफ ये डिमांड आगे बढ़ेगी हाइड्रोजन की। एक फ्यूचर का थीम बनेगा, हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनी, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी, ये सभी आने वाले सालों में ग्रो करेगी। ठीक है, तो चीजें वही है कि इंडस्ट्री में फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगा, यूरोप के इंडस्ट्री में कि नई हाइड्रोजन की पाइपलाइन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो डिमांड आएगी, वहां पर नए पाइप्स बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के कंपेटेबल पाइप्स बनाने पड़ेंगे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा रहेगा, तो इंडिया में अभी चीज कैसी है कि वाटर इंफ्रा जो है वो भी अभी जो हो सके ना एकदम कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले 5-7 सालों में एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ आ चुकी है, गांव गांव तक, एकदम दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। ठीक है, पर फिर भी उसका पानी का क्लीनिंग, सूएज का ट्रीटमेंट, वो सभी चीजें आज भी बहुत बाकी है। और वहां पर सूएज का काम हो या बहुत हेवी फोर्स से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, लार्ज डायमीटर पाइप का यूज होता है। और दूसरी बात, सिटी गैस ट्रांसफर इंडिया में आज तक हम घर के अंदर, मतलब पिछले कुछ सालों पहले तक सिलेंडर्स यूज करते थे। आज बहुत सारे स्टेट में गैस की पाइपलाइन आ चुकी है, पर बहुत सारे स्टेट आज की तारीख में भी ऐसे हैं कि जहां पर ये पाइपलाइन नहीं है, जहां पर ये इंफ्रा बिल्ड करना बाकी है। मान इंडस्ट्री के एंगल से बात करें तो मान इंडस्ट्री एक ऐसी चीज बनाने जा रही है कि जहां पर आपके घर में जो गैस की पाइपलाइन होती है ना, जो पाइप छोटा होता है, डायमीटर छोटा होता है, राइट, पर मजबूत होता है, क्योंकि गैस लीकेज बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये जो मजबूत पर एक छोटा वाला डायमीटर वाला पाइप जो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा, वो मान बनाने जा रही है। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। अभी हम फिलहाल इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, डिमांड आएगी कि नहीं आएगी। अफ्रीका के ऊपर चलते हैं। अफ्रीका में तो कई सारे देश ऐसे हैं कि जहां पर अभी तक प्रॉपर पानी नहीं पहुंचा है, वाटर कॉरिडोर्स नहीं पहुंचे, जहां तक प्रॉपर डैम्स नहीं पहुंचे, पानी के कैनाल नहीं पहुंचे, तो वो वाटर इंफ्रा जो है ना बहुत पुअर है अफ्रीका के बहुत सारे देश में। और धीरे धीरे करके ये सब डेवलप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी गरीब ही है, डेवलप हो रहे, धीरे धीरे डेवलप कैसे होता है, क्योंकि जो भी डेवलप नेशंस होते हैं वो फंड करते हैं ऐसे गरीब देशों को। बेसिक जरूरतें जो होती है लोगों की, पानी हो गया, गैस हो गया, उसके लिए जो भी डेवलप नेशंस होते हैं, यूएन होता है जो फंड करता है। तो जब फंडिंग आएगा तो कहीं ना कहीं ये पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सभी देश, ये सब बाहर के देश है ज्यादातर, वहां पर पाइप की डिमांड आएगी। ओके, 2025 से 30, अगले 5 से 7 साल जो होंगे दुनिया के, वो ज्यादातर ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर फोकस्ड होंगे। अगले 5 साल ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये डिमांड का मेन क्रिएशन आएगा सऊदी से, यूएई से, कतार जैसे देशों से, और मान का ज्यादातर काम वहां पर है। ठीक है, 2030 के बाद क्या होगा कि ज्यादातर देश जो है किसके ऊपर फोकस करने लगेंगे, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करने लगेंगे। और पाइपलाइन के केस में क्लीन एनर्जी का कनेक्शन कहां पर है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे भी नेचुरल गैस को करते हैं, हाइड्रोजन भी एक तरीके का वो मटीरियल होगा, राइट। तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगी 2030 के बाद। इंडिया, शायद इंडिया का टारगेट 2050 है, क्योंकि इंडिया को और डेवलपमेंट करना है, तो उसका टारगेट थोड़े साल बाद का है। 2050 का टारगेट है इंडिया का क्लीन एनर्जी का, राइट, एक एक पीक तक पहुंचने का। बाकी के देश जो है 2030-35 से शुरुआत कर देंगे। तो ये ऐसी चीज कंबाइंड, ये पिक्चर से पता चलता है कि फ्यूचर पाइप का कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में, 10-15-20 सालों में जो पाइप लगे थे अभी और जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पाइप होते हैं ना उसकी एज अच्छी खासी होती है, करीबन 40 से 50 साल की एज होती है। एक बार पाइप आप जमीन के अंदर प्रॉपर तरीके से लगा दो, उसके ऊपर अगर कोटिंग अच्छे से किया हुआ है, तो पाइप को कई सारे साल तक, मतलब 40-50 साल तक उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट कब डिमांड आएगी, या तो प्रोडक्ट की नई डिमांड आए, जहां पर वो प्रोडक्ट यूज होता ही नहीं था वहां पर यूज करना पड़े, या तो जहां पर प्रोडक्ट यूज हो रहा था पर वहां पर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसको कई सारे साल हो गए, वो पुराना हो गया। तो कोई भी कंपनी के पास डिमांड दो तरीके से आती है, रिप्लेसमेंट डिमांड या न्यू डिमांड। तो पाइप के केस में रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो कम है, क्योंकि पाइप का एज बहुत ज्यादा है, 40-50 साल तक पाइप चल जाता है। पर न्यू डिमांड जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है, ग्रो करने वाली है।
तो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपरली फ्यूचर में ग्रो करेगी। ठीक है, अभी देखिए। ओके, एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, कोई भी स्टॉक, कोई भी बिजनेस तब पैसा बना के देगा जब उसका फ्यूचर अच्छा है। हम उसके पास्ट रिजल्ट्स देखते हैं, हम उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, हम उसने पिछले कुछ सालों में क्या किया वो सब देखते हैं। ये सब देखना चाहिए कि उससे आपको एक फिल्टर मिलेगा कि ये अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है। पर जो अच्छी कंपनी का भी जो लिस्ट है ना, उसका ग्रोथ ग्रोथ का स्पीड वो कैसे डिसाइड होगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। आज मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूं और वहां पर मान लो कि रोज मान लो कि 50 लोग आते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर मुझे ग्रो करना है, मेरे रेस्टोरेंट को ग्रो करना है, तो मुझे मेरे रेस्टोरेंट की साइज बढ़ानी पड़ेगी। आज वहां पर मान लो 10 टेबल रखे हुए हैं, तो मुझे टेबल्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वहां पर जगह नहीं तो मुझे बाजू में कहीं पर नई जगह लेनी पड़ेगी, वहां पर नया मेरा ब्रांच खोलना पड़ेगा। मेरा रेवेन्यू तभी बढ़ेगा कि जब मेरी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी। मेरी प्रोडक्ट तभी ज्यादा बिकेगी जब कंपनी एक्सपेंड करेगी, नई मशीनरी लाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, उसके लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ के लाएगी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नए ऑर्डर्स लेके आएगी, नई डिमांड ढूंढ के लाएगी। कहीं पर कोई ऐसा देश की जहां पर वो एक्सपोर्ट नहीं करती थी वहां पर एक्सपोर्ट करेगी, कोई ऐसा फील्ड कि जिसकी प्रोडक्ट वो नहीं बनाती थी वो प्रोडक्ट बनाना चालू कर देगी। कैसे भी करके फ्यूचर में एक्सपेंड करने के प्लान्स होंगे, तभी वो कंपनी ग्रो करेगी, तभी शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो हमें यही ढूंढना है कोई भी कंपनी में, तभी इन्वेस्ट करना है कि उसके फ्यूचर प्लान से आप एकदम वाकिफ होने चाहिए, तो ही करना है। अगर फ्यूचर प्लान आपको लगता है ना कि नहीं भाई, कंपनी का ऑनर भी थोड़ा क्लियर नहीं है और कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपको ग्रोथ नहीं नजर आएगा। ठीक है, मान इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। करंटली करंटली मान की कैपेसिटी है करीबन 1.2 टन पर एनम। ओके, दो प्लांट है इंडिया में, वहां से ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है जो भी हमने देखा। कंपनी दो जगह पर नए एक्सपांशन कर रही है, नए प्लांट्स लगा रही है। सबसे पहला एक्सपांशन है, सबसे पहला प्लांट है सऊदी में, सऊदी अरेबिया में कंपनी एक नया प्लांट लगाने जा रही है। ओके, ये प्लांट जो है वो कौन से पाइप बनाएगा, एचसो पाइप बनाएगा, एचसो पाइप। जैसे मैंने बोला था कि सऊदी में, सऊदी के और आसपास के देशों में दो तरीके की जरूरतें होती है। पहला जरूरत तो पानी का भी होता है, पानी का सोर्स कहीं पर होगा। और ऐसे देशों में ज्यादातर करके, खास करके, क्योंकि आप एक बात समझो, अगर मैं इंडिया की बात करूं या इंडिया जैसे और देशों की भी बात करूं, तो यहाँ पर वाटर सोर्स जो होता है ना, रिवर जो होती है या तालाब जो होते हैं, वो आपको अलग अलग एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएंगे। रेगिस्तान वाले जो भी देश है वहां पर पानी का क्या सीन है, अभी आप समझो कि दुबई, कतार, सऊदी वाले देश पानी के लिए क्या करते हैं। वो ज्यादातर करके समंदर का जो पानी है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। डीसलाइन बोलते हैं उसको। सलाइन मतलब नमक, खारे पानी में जो नमक होता है उसको डीसलाइन करना, उसका नमक निकाल देना। प्रोसेस करके उसको फिल्टर किया जाता है ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में वो पानी को यूज कर सको। समंदर का पानी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत खारा होता है, यूज नहीं कर पाएंगे हम। और उसको फिल्टर करके वो पानी को एक नॉर्मल पानी के नजदीक लाया जाता है, इनफेक्ट और ज्यादा प्रोसेस करके उसको पीने का पानी भी बनाया जाता है। तो जितने भी रेगिस्तान वाले देश हैं ज्यादातर करके, वहां पर पानी के जो सोर्स हैं वो अलग अलग जगह पर स्केटर्ड होते हैं। तो वहां से शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वाटर इंफ्रा में सबसे ज्यादा यूज होता है एचसो पाइप का। अब फिर से अपने आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाओ, तो एचसो पाइप जो था वो थोड़ा उसका झाड़ाई थोड़ा कम था, थोड़ा सस्ता बनता था। उसमें नॉन क्रिटिकल चीजें यूज होती थी, मतलब एप्लीकेशन के लिए वो यूज होता था कि जहां पर बहुत हाई प्रेशर वाली चीजें नहीं है। तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एचसो पाइप सबसे बेस्ट होता है। तो सऊदी का जो प्लांट है मान इंडस्ट्री का, वहां पर एचसो पाइप बनेंगे। प्लांट अभी ऑपरेशनल नहीं है, प्लांट का मशीनरी, प्लांट का स्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है, राइट। इक्विपमेंट मोस्टली इंस्टॉल हो चुके हैं। कंपनी आने वाले महीनों में इसका प्रॉपर कंप्लीशन कर देगी। अभी क्या है कंपनी के पास, जो भी क्लाइंट के साथ ऑर्डर्स है, क्योंकि आप एक बात समझो कि जब भी कोई
नया यूनिट, नया प्लांट तभी डालेंगे कि जब उसकी डिमांड आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो जब ये प्लांट का इंस्टॉलेशन, प्लांट का प्लानिंग चलता है ना, उस दौरान कंपनी की मार्केटिंग टीम जो होती है उसके लिए ऑर्डर्स भी ढूंढती जाती है कि भाई ये बन जाएगा तो उसकी, इसके लिए सेल्स ऑर्डर तो ढूंढ के लाओ। ओके, तो जो बहुत सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स उसके साथ फाइनल स्टेज नेगोशिएशन चालू है। तो जब भी ये प्लांट चालू हो जाएगा तब तक ऑर्डर्स भी रेडी हो जाएंगे, तो वहां से नया रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। अभी सऊदी क्यों? तो सऊदी में ये जो भी डबल इनवर्टेड कोमा में चीजें लिखी हुई आज के प्रॉपर प्रेजेंटेशन में, ये मैंने प्रमोटर ने जो बोला है वो सीधा यहाँ पर उठा के रखा है। ओके, प्रमोटर 3 महीने में एक कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो प्रमोटर की बातें मैंने यहाँ पर उठा के रखी है कि सऊदी और उसके आसपास के देश जो है ना, वहां पर चीजें क्या है कि ये जो बूम है, ये वाटर इंफ्रा की या ऑयल एंड गैस इंफ्रा की बूम, ये शॉर्ट टर्म बूम नहीं है, ये मल्टी ईयर डिमांड है। अगर शॉर्ट टर्म बूम होती, और शॉर्ट टर्म बूम को देखते हुए अगर मैं एक नया प्लांट डालता ना, तो मेरे लिए बहुत ही खराब बात हो जाती, क्योंकि ये जो प्लांट में डालता उसके पीछे मैं जितना भी हजारों करोड़ों के खर्चे करता, पर अगर ये बूम जो है, ये डिमांड जो है, अगर वो शॉर्ट टर्म है, तो मेरा प्लांट के खर्चे का रिकवरी तो होगा ही नहीं। आप समझो, प्रॉफिट तो छोड़ो, पर रिकवरी भी नहीं होगा। इसीलिए चेक करना पड़ेगा कि जो भी नया वेंचर करने जा रहे हैं वहां पर मल्टी ईयर डिमांड आएगी कि नहीं। वो डिमांड साल दर साल आती रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज क्या है कि तेल के कुएं वहां पर है, तो ऑयल एंड गैस का पूरा पाइपलाइन का नेटवर्क वहां पर होगा। हाइड्रोजन रिलेटेड फ्यूचर इंफ्रा भी वहां पर जल्दी बिल्ड होगा, क्योंकि आप एक बात समझो कि, एक एग्जांपल देता हूं कि आने वाले 2-3 साल के बाद दुबई जो है वो फ्लाइंग टैक्सी इंट्रोड्यूस करेगा, उड़ने वाली कार इंट्रोड्यूस करेगा। तो वो देश ऐसा है कि, जैसे मैंने यूरोप की बात करी कि यूरोप अभी ऑयल एंड गैस से थोड़ा आगे बढ़ के हाइड्रोजन के ऊपर सोच रहा है, ऐसे दुबई भी एक ऐसा डेवलप्ड वाला चीज है, या इतनी तेजी से और डेवलप हो रहा है कि हाइड्रोजन हो गया या ऐसी चीजें वो जल्दी अडेप्ट कर लेगा आने वाले सालों में। और ड्रिंकिंग वाटर और डीसलाइनेशन, जिसकी मैंने बात करी, नमक निकालने वाली चीज समंदर के पानी से, ये चीज में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आने वाले सालों में ये जो भी मान इंडस्ट्री का प्लांट बनेगा वहां पर डिमांड आएगी। ठीक है, तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर कंपनी प्लांट डाल रही है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये प्लांट ऐसा तो नहीं है ना कि डाल रही है पर वहां पर डिमांड ही नहीं आएगी, वहां पर ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, कंपनी की प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगी। तो सऊदी में बहुत अच्छी डिमांड है, इसके लिए ये प्लांट बहुत सक्सेसफुली आने वाले सालों में काम करेगा। कंपनी ने, वहां की सबसे बड़ी ग्रुप है, वहां का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का ग्रुप है अरामको। अरामको के साथ एक एमओयू भी किया है, एक कोलैबोरेशन किया है कि जिससे अरामको कंपनी को हेल्प करेगी वहां पर अपने पाइप्स को सेल करने के लिए और उसका नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सऊदी वाला जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी 3 लाख टन होगी। अभी जो मान इंडस्ट्री के इंडिया के प्लांट है उसकी कैपेसिटी करीबन 1 से 1.5 लाख टन है। सऊदी वाला प्लांट उससे भी बड़ा होगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कैपेसिटी वाला प्लांट होगा, 3 लाख टन। कितना खर्चा लगेगा इसके लिए, कितना पैसा कंपनी को उठाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, 600 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे ये प्लांट को खड़ा करने के लिए। कब से कमर्शियली चालू होगा प्लांट? कमर्शियली चालू होना मतलब उसके पाइप बिकने लगेंगे, प्रोडक्ट बनने लगेगी प्लांट से। कब से चालू होगा? Q4 FY26, मतलब FY26 खत्म होता है मार्च 2026 में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च Q4 होता है। तो आप समझ लो कि अगले साल फरवरी मार्च से इसका प्लांट चालू हो जाएगा। अभी प्लांट चालू हो जाएगा तो रेवेन्यू कब से चालू होने लगेगा? अप्रैल के बाद से इसका रेवेन्यू चालू होने लगेगा। और पहले साल में प्लांट, मान लो कि 3 लाख टन का कैपेसिटी का प्लांट बना है, उतनी कैपेसिटी के मशीन अंदर डाले हैं, पर ये सभी मशीन 100% यूटिलाइज नहीं होते, वो धीरे धीरे करके होता है। पहले साल कुछ एक अमाउंट मशीन चलेंगे, थोड़े मशीन ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी, ऐसे ऐसे यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे मशीन यूज होते जाएंगे और ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। तो पहले साल में कंपनी एक्सपेक्ट करे कि 50% यूटिलाइजेशन होगा, और अगले साल मतलब मार्च 2027 में इसी प्लांट से करीबन 2200 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। आप कंपनी का करंट रेवेन्यू देखोगे, अगर आप कंपनी का अगर करंट रेवेन्यू देखोगे, मैं आपको स्क्रीनर से दिखाता हूं कंपनी का करंट रेवेन्यू। कंपनी का जो करंट सालाना रेवेन्यू है करीबन 3,500 करोड़ है। तो आप एक बात समझो कि ये प्लांट जो कितना कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक ही प्लांट आने वाले 2 साल के बाद कंपनी को 2 से 2,500 करोड़ रुपए बना के देगा। जो कंपनी का अभी का रेवेन्यू 3-3,500 करोड़ है, करीबन 2-2,500 करोड़ इसी प्लांट से आएंगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात, कंपनी के अभी के जो मार्जिन है ना, कंपनी के अभी के जो मार्जिन है, अभी के मार्जिन कंपनी के कम है। देखो 8%, 8%, 9%, कंपनी के अभी के मार्जिन कम है। ओके, थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्यों कम है। ओके,
इसके जो मार्जिन होंगे, यहां पर जो पाइप बनेंगे, वो पाइप जो प्राइस पर सेल होंगे, वहां पर जो मार्जिन कंपनी को मिलेगा वो करीबन 12 से 14% का मार्जिन होगा। ये मार्जिन जो है वो करीबन 12 से 14% का मार्जिन मार्जिन होगा। अभी कंपनी के मार्जिन जो है 8 to 9% है, तो उससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्जिन वाला प्लांट होगा। ओके, तो यहां से हम क्या एनालाइज करें कि कंपनी जो सोच रही है ना वो सही डायरेक्शन में सोच रही है। ठीक है, अभी कंपनी एक और प्लांट सोच रही है, सऊदी के अलावा कंपनी एक और प्लांट सोच रही है, उसके ऊपर काम भी चालू हो गया है जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर कंपनी ने एक नया प्लांट लगाया हुआ है। वहां पर क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील के पाइप बनेंगे, सीमलेस पाइप बनेंगे। मैं आपको ब्रीफली इसका सिर्फ इमेज दिखाऊं ना, स्टेनलेस स्टील के पाइप कैसे दिखते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखो देखो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखो, ये पाइप आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये आपके घरों में या कहीं ना कहीं ये पाइप आपने देखे होंगे। ये पाइप छोटे डायमीटर्स के होते हैं, अंदर से और बाहर से एकदम सरफेस इसकी स्मूथ होती है। तो इसके इसका यूज जो होता है वो ज्यादातर करके वहां पर होता है कि जहां पर इसके अंदर जो भी चीजें फ्लो करनी है ना, वो चीजों में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मतलब रुकावट नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। राइट, तो फार्मा कंपनीज के अंदर, केमिकल कंपनीज के अंदर जो केमिकल्स फ्लो होते हैं, फार्मा के अंदर जो दवाइयां जो फ्लो होती है, तो वहां पर ये पाइप यूज होता है। तो ये पाइप जो होता है ना, ये पाइप बड़े बड़े लार्ज डायमीटर वाले पाइप से इसका उपयोग जो है थोड़ा स्पेशल यूज है इसका, एकदम कॉमन यूज नहीं है, थोड़ा स्पेशल यूज है। ठीक है, तो ये सीमलेस पाइप बनाएगी जम्मू वाले प्लांट में। और ये पाइप ऐसे होते हैं कि इसका मेन जरूरत ये है कि ये लीक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई वेल्डिंग जॉइंट नहीं होता। ये पाइप जो है, आप इसकी इमेज देखो, ये पाइप ऐसे बनाए जाते हैं कि इसमें कोई जॉइंट नहीं है। आप इसको, ये पाइप को देखो, यहाँ पर कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं किया होता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो जब वेल्डिंग होता है ना, लीकेज होने की संभावना कहां से होती है, वेल्डिंग जहां होता है वो वेल्डिंग से होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ प्रेशर के चलते, वक्त के बाहर के टेम्परेचर के चलते जो वेल्डिंग वाला एरिया होता है ना, वहां से लीकेज चालू हो जाता है। ये पाइप में लीकेज नहीं होता, ये ऐसे लीकेज प्रूफ होता है, इसलिए पाइप थोड़े स्पेशल यूज वाले होते हैं। यहाँ पर इसका यूज जो है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑयल एंड गैस के लिए नहीं होता है, क्योंकि वहां पर लार्ज डायमीटर के पाइप चाहिए। इसका यूज क्रिटिकल एरिया में होता है। राइट, केमिकल प्लांट में हो गया, फर्टिलाइजर प्लांट में हो गया, या तो एलएनजी प्लांट में, जो जहां पर लीकेज नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, वहां पर इस टाइप के पाइप का यूज होता है। और ये पाइप महंगे आते हैं, ये पाइप हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज डायमीटर वाले एल्सो पाइप, एचसो पाइप, इसमें मार्जिन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि जिसमें ज्यादा मार्जिन होता है, कंपनी अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा बेचती है तो कंपनी की ओवरऑल मार्जिन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कंपनी अभी तक ये पाइप नहीं बनाती थी, कंपनी अभी तक, कंपनी का 90% रेवेन्यू बड़े बड़े लार्ज डायमीटर वाले पाइप से ही आता था। कंपनी ने अभी जम्मू में प्लांट डाला है ये वाले पाइप बनाने का, तो इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी कुछ साल बाद ये पाइप भी ज्यादा बनाने लगेगी, और ये पाइप ज्यादा बिकेंगे तो इससे ज्यादा मार्जिन मिलेगा कंपनी को, मतलब इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। तो ये अच्छा स्टेप है। ओके, हम कंपनी जितने भी फ्यूचर स्टेप लेने जा रही है ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा तभी शेयर प्राइस आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये जो जम्मू वाला प्लांट है, ये प्लांट में लार्ज डायमीटर वाले पाइप नहीं बनेंगे। इसका कैपेसिटी जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कैपेसिटी है, 22,000 टन का कैपेसिटी है, करीबन 600 करोड़ रुपए, 590 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी इससे। इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और अप्रैल 2026 से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, मार्च 2027। तो मार्च 2027 में करीबन 500 करोड़ रुपए ये प्लांट से आने की उम्मीद है। ये प्लांट जब अप्रैल से चालू हो जाएगा, फिर क्लाइंट ऑर्डर्स लिखाएंगे कि हमें हमें पाइप दो, पाइप दो। तो जो पाइप बिकेंगे पूरे साल में, उससे लेके मार्च 2027 में करीबन 500 करोड़ रुपए जनरेट होने की उम्मीद है। पहले साल ये प्लांट है जो 22,000 टन का, उसको 40% की यूटिलाइजेशन के साथ यूज किया जाएगा, और वक्त के साथ साथ एवरी ईयर इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाएगा। मोस्टली जितने भी मशीनरीज है प्लांट के ऑलरेडी आ चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। यूरोप और जापान से ये मशीनरी मंगाई है, तो ये भी है कि क्वालिटी मशीनरीज है। यहाँ पे जो मार्जिन है बहुत अच्छा खासा मार्जिन होगा कंपनी का। अभी का जो मार्जिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि 8 to 9% के मार्जिन है, जो लार्ज डायमीटर के कंपनी के पाइप्स है वहां पर 8 to 9% के मार्जिन है। पर ये स्पेशल पर्पस वाले पाइप से, स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप, यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है, 18 to 22% के मार्जिन यहाँ पर, तो बहुत अच्छे मार्जिन है। तो कंपनी आने वाले सालों में इसका
कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू में जितना ज्यादा बढ़ाएगी उतने ही ये मार्जिन जो है वो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अभी जम्मू क्यों सिलेक्ट किया कंपनी ने, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा काफी लो है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, इसकी वजह से जम्मू में ये प्लांट कंपनी डालने जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अभी ये दोनों प्लांट जब रेडी हो जाएंगे तो इसका कंबाइंड इंपैक्ट जो है वो कैसे रहेगा रेवेन्यू के ऊपर और मार्जिन्स के ऊपर, इसको देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया आएगा कि कंपनी को आगे जाके किस तरीके के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अभी सऊदी वाला जो प्लांट है उससे मार्च 2027 में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, 2000 से 2500, और ये प्रमोटर ने बोले हुए नंबर्स है। ओके, जो जम्मू वाला प्लांट है उससे 2027 मार्च तक 500 करोड़ रुपए आने के प्लान एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों का कंबाइंड करें तो करीबन 2500 से 3000 करोड़ रुपए ये दोनों प्लांट से मिलाकर आ सकते हैं। इंडिया का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है अभी 3500 करोड़ रुपए इंडिया के बिजनेस से आते हैं, जो भी मैंने आपको स्क्रीनर से दिखाया था, मैंने आपको यहां से दिखाया था। कंपनी का अभी का जो रेवेन्यू है 3500 करोड़ है, देखो 3500 करोड़ का रेवेन्यू है, और अभी कंपनी के बाहर कोई प्लांट नहीं है, ना तो सऊदी, ना तो जम्मू, ना तो कोई भी देश में। तो अभी कंपनी का जो भी रेवेन्यू है यही है। ओके, और कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू बाहर से मतलब एक्सपोर्ट करने से ही आता है, तो इंडिया का रेवेन्यू जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। करीबन मान लो कि 3500 का प्रमोटर के कहने के हिसाब से 3700 होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा मार्च 2027 तक। पर एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बाहर से आने वाला रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके चलते ये सऊदी का प्लांट, जम्मू का प्लांट और इंडिया का एग्जिस्टिंग प्लांट, ये तीनों प्लांट का अगर मैं टोटल करूं तो मार्च 2027 का रेवेन्यू टारगेट कंपनी का 7000 करोड़ है। अभी कंपनी कितना कर रही है रेवेन्यू, 3500 कर रही है। मतलब आप समझो कि अभी हम खड़े हैं नवंबर, दिसंबर चालू हो गया, दिसंबर 2025 में, मार्च 2027 में जो भी नंबर्स आएंगे वो प्रमोटर के कहने के हिसाब से 7000 करोड़ आ सकते हैं। अभी बोला है मतलब आ ही जाएगा जरूरी नहीं है। ये चीजें वो है, हमेशा रिस्क फैक्टर को दिमाग में रखकर चलना होता है कि ये ऑर्डर बेस्ड चीजें होती है। मान लो कि अगले साल वॉर हो गया कहीं पर दो देशों के बीच में या वो वाले एरिया में, राइट, तो उसके चलते पूरे क्रूड की सप्लाई, नए डेवलपमेंट पूरे कम हो जाएंगे। तो कंपनी के पास जितने ऑर्डर्स कंपनी ने भी सोच के रखे ना कि मार्च 2027 तक कितने ऑर्डर्स आएंगे, मान लो कि उसमें से कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो गए तो जो भी नंबर्स कंपनी दिमाग में रखकर चल रही है ना पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अभी अभी जो सिनारियो है ओवरऑल, अगर यही सिनारियो कंटिन्यू रहे, नॉर्मलाइजेशन पूरा चलता रहे ग्लोबली और सब चीजें नॉर्मल रहे, तो कंपनी के प्रमोटर के हिसाब से करीबन 7000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 2027 में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि मार्च 2027 से कंपनी का रेवेन्यू डबल हो सकता है यहां से। ठीक है, अभी मार्जिन की बात करें तो सऊदी में एचसो पाइप बनेंगे, उसका मार्जिन 12 से 14% है। जम्मू में स्पेशल तरीके के स्टेनलेस पाइप बनेंगे, उसका मार्जिन 18 to 22% है, और कंपनी का करंट मार्जिन 8 to 9% है जो इंडिया के बिजनेस से आता है। तो ये सभी का मार्जिन कंबाइंड कर दे 2027 के बाद, तो मार्च 2027 में कंपनी का मार्जिन 11 से 12% हो जाएगा। हमेशा कोई भी बिजनेस कब ग्रो करेगा अगर आपको पता करना है ना, आप सिर्फ ये पता कर लो कि कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है और कंपनी के मार्जिन कितने बढ़ सकते हैं। अगर ये दो जवाब आपने कहीं से ढूंढ लिए तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बिजनेस को पकड़ सकते हो कि जो ग्रोइंग बिजनेस होगा आने वाले टाइम में। तो कंपनी के करंट मार्जिन जो 8 to 9% वो भी बढ़ के 11 से 12% हो सकते हैं मार्च 2022 तक, और रेवेन्यू भी 7000 करोड़ तक हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं हो सकता है, होगा ऐसा नहीं, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता कि होगा, खुद कंपनी का मालिक भी नहीं बोल सकता कि होगा, वो हो सकता है वही बोल सकता है, क्योंकि ये चीजों में कभी सर्टेनिटी नहीं होती है। ये चीजों में सिर्फ एक अजम उम्मीद होती है कि इतना पाइपलाइन में है, इतने ऑर्डर्स, इतनी चीजें पाइपलाइन में है, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होगी तो इतना रेवेन्यू आ सकता है, कहीं ना कहीं इतने मार्जिन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, सऊदी के प्लांट में क्या बेनिफिट है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। अभी देखो क्या चीजें होती है, मिडल ईस्ट के जितने भी देश है ना, वहां पर आपको अगर बिजनेस करना है तो वहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर डालनी होगी, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, ये सब रूल्स होता है। तो सऊदी का प्लांट वहां पर बनाने के पीछे का अभी तक क्या करती थी कंपनी मान इंडस्ट्रीज, इंडिया में पाइप बनाती थी और वहां पर सऊदी में सप्लाई करती थी, एक्सपोर्ट करती थी पोर्ट के थ्रू, मतलब शिपिंग के थ्रू। अभी चीजें क्या है कि उन्होंने सोचा कि भाई शिपिंग का भी अलग से खर्चा लगता है, उससे अच्छा है कि जहां पर ज्यादा डिमांड है मैं वहीं पर प्लांट डाल देता हूं।
वहां पर प्लांट डाल दूंगा, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट वहां पर थोड़े इंसेंटिव दे देगी, क्योंकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो जाएगा, और वहीं के वहीं प्लांट में पाइप्स बनेंगे, वहीं के वहीं सप्लाई होंगे, तो लॉजिस्टिक का खर्चा कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से सऊदी का प्लांट जो है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादातर जहां पर जाते हैं वहीं पर कंपनी ने प्लांट डाल दिया अभी। ठीक है। दूसरी बात की एक हाई एंट्री बैरियर होता है, कुछ ही ग्लोबल प्लेयर ऐसे हैं कि जहां पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में उसको एक्सेस मिलता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके, तो मान को मिला है। जम्मू का प्लांट जो है वो प्रीमियम सेगमेंट पे एंट्री कर रहा है। प्रीमियम सेगमेंट से क्या होगा कि ये जो स्टेनलेस स्टील के जो पाइप्स होते हैं ना, जो प्रीमियम पाइप्स हैं, जो अभी हमने देखा, ये पाइप में कुछ कंपनीज है जैसे रत्नमणि, इंडिया में कुछ कंपनीज है जो बहुत हाई मार्जिन में काम करती है, और मान इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके मार्जिन को इंप्रूव करना, क्योंकि अभी कंपनी के करंट मार्जिन 8 to 9% है, उसके मार्जिन को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के जो पियर्स है ना, कंपनी के जो कंपटीटर्स है, उसके मार्जिन ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो मान के लिए एक फाइट वो है कि अपने मार्जिन को बेटर करना, तो ये प्लांट से, जम्मू वाले प्लांट से कंपनी के मार्जिन भी थोड़े बेटर होंगे। ओके। और ये दोनों चीज के बाद मान इंडस्ट्री एक लो मार्जिन प्लेयर से शिफ्ट होके एक हाई वैल्यू पाइप सॉल्यूशन कंपनी बन जाएगी, जिसके मार्जिन भी ज्यादा होंगे और रेवेन्यू भी बेटर होंगे। ठीक है। फिर कुछ चीजें जो है कंपनी के प्रमोटर ने लेटेस्ट कॉन कॉल में बोली है, उसको एक बार देख लेते हैं। कंपनी ने क्या बोला है कि कंपनी ने अभी जो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू दिया था, लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, वो कंपनी का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। हाईएस्ट एवर मैं अगर आपको रिजल्ट में दिखा के क्वार्टरली रिजल्ट में एक बार ले जाऊं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में एक बार चलते हैं, ये इसकी बातें कर रहे हैं। यहां पर जो मार्जिन है ना, ऑपरेटिंग मार्जिन, बिड्डा मार्जिन, ये हाईएस्ट एवर है। 15% आज तक एक भी क्वार्टर में कंपनी ने किया नहीं था, इसलिए हाईएस्ट एवर मार्जिन है ये। तो वो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात की, ये पूरा बिजनेस जो है ना, ऑर्डर बुक वाला सिस्टम होता है, इसमें ऑर्डर्स होते हैं कंपनी के पास कि कितने करोड़ों के ऑर्डर्स है, ऑर्डर बुक होती है। तो 30 सितंबर तक कंपनी के पास, मतलब अभी का करंट कंपनी का ऑर्डर बुक करीबन 4700 करोड़ का है, राइट। उसमें से 90% ऑर्डर्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है। तो 4700 करोड़ आने वाले टाइम में धीरे 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 करके बुक्स में ऐड होते जाएंगे। कंपनी कितने ऑर्डर्स के लिए बिडिंग कर रही है, क्योंकि ये पूरा ऑर्डर कैसे मिलता है, ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता कि रेंडमली आपको मिल जाता है, आपको बिडिंग करना होता है, आपको टेंडर फिल करने होता है, एक बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेना होता है। बिडिंग प्रोसेस में आप सब कुछ दोगे कि भाई हम ऐसे पाइप को बनाएंगे, हमारा ये प्रोसेस रहेगा, इतना खर्चा लगेगा, तो जिसका भी बिड प्रॉपर होगा उसको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो कंपनी करीबन 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग कर रही है, राइट। कंपनी ने अपना कन्वर्जन रेट नहीं बताया कि कंपनी जब भी बिड करती है तो कितने परसेंट बिडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंपनी पहले ऑर्डर्स के लिए बिड करेगी और वहां से उनको फाइनल कंफर्म ऑर्डर्स मिलेंगे और वो नंबर्स यहां पर आकर जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो कंपनी के नंबर्स नहीं पता कि कन्वर्जन रेट कितना है, पर एटलीस्ट कंपनी बहुत बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड कर रही है, और कंपनी अपने में एक अच्छा लीडर कंपनी है, तो इसमें से एक अच्छा खासा चंक यहाँ पर नई ऑर्डर बुक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि करीबन 20% का रेवेन्यू ग्रो करेंगे मार्च 2026 में। इसके ऊपर कंपनी ने जो भी बोला था वो मार्च 2027 के लिए बोला था, पर मार्च 2026 के लिए, मतलब अभी हम दिसंबर में खड़े हैं, ये साल का जब रिजल्ट आएगा मार्च 2026 का, तब करीबन कंपनी 20% से ग्रो करेगी। मतलब कंपनी का अभी का जो रेवेन्यू है 3,500 करोड़ है सालाना रेवेन्यू, 3,500 करोड़ 2025 में रेवेन्यू आया था, 3,500 का 20% एड होके 2026 में आएगा, ऐसा प्रमोटर का मानना है। ओके। तो यहां पर भी ग्रोथ नजर आ रहा है, हमें सिर्फ ग्रोथ के इंडिकेशंस ढूंढने हैं, बस और कुछ नहीं है। एक दूसरा एक पार्टनरशिप किया है जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, अरामको के साथ एक पार्टनरशिप किया है कंपनी ने। अरामको के साथ जो पार्टनरशिप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी अरामको। ओके। रिलायंस ने भी इसके साथ बहुत ज्यादा टाई अप और पार्टनरशिप की है, क्योंकि रिलायंस भी क्रूड का काम करता है। सेम मान इंडस्ट्री ने भी इसके साथ पार्टनरशिप करी है सऊदी में। सऊदी में अरामको मान को हेल्प करेगा, राइट, गाइड करेगा। तो उसके चलते ये भी एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है नए ऑर्डर्स आने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। ओके। अभी जब कोई भी बिजनेस को समझते हैं ना, तब हमें उसके रिस्क फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी चीजें अगर पॉजिटिव पॉजिटिव समझने लगे तो हम एक बहुत बड़ी चीज से अनजान रह जाएंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है। हमने तो सब अच्छा ही सोचा, पर जरूरी थोड़ी कि सब अच्छा ही हो, रिस्क भी तो होता है,
राइट। अगर आपको एक बाइक आप 100 की स्पीड से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है तो आपके लिए वो कंफर्ट है, और उसके रिस्क फैक्टर भी तो है कि अगर आपने ओवर स्पीडिंग करी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, तो उसके पीछे रिस्क फैक्टर भी तो होते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें रिस्क फैक्टर भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है कि कंपनी का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है। कंपनी का रॉ मटेरियल है क्रूड, सॉरी, कंपनी का रॉ मटेरियल स्टील, क्योंकि कंपनी अपने पाइप कहां से बनाती है, स्टील के कॉइल से बनाती है, स्टील के शीट से बनाती है। तो उसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, स्टील, कच्चा स्टील, वो कंपनी का बेसिक रॉ मटेरियल है। और स्टील एक कमोडिटी है, उसके प्राइसेस वोलेटाइल होते रहते हैं। अगर उसकी सप्लाई बहुत बढ़ गई तो हो सकता है कि डिमांड पे थोड़ा वो आ जाए, डिमांड अगर नहीं बढ़ी इक्वली तो उसके प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर आ जाए। तो स्टील प्राइसेस की वोलेटिलिटी ये बिजनेस को हेम्पर कर सकती है, मान के बिजनेस को। तो मान को ये समझकर चलना पड़ेगा कि स्टील प्राइस वोलेटाइल हो सकता है। और इससे बचने के लिए इस तरीके की कंपनीज क्या करती है, इस तरीके की कंपनीज क्या करती है कि मान लो कि मान इंडस्ट्री टाटा स्टील से अपना पूरा स्टील खरीदती है, क्योंकि मान को पाइप बनाने के लिए वो बड़ी स्टील की शीट खरीदनी पड़ेगी ना, प्लेट खरीदनी पड़ेगी। और मान लो कि स्टील की जो प्लेट है वो टाटा स्टील से खरीदती है मान इंडस्ट्री। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक साथ 6 महीने का, एक साल के भाव फिक्स कर देते हैं। मान लो आज स्टील के जो प्राइसेस है ना, उसके उसमें वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले 12 महीने, आने वाले एक साल तक जितना भी स्टील ऑर्डर करेंगे टाटा स्टील, जितना भी स्टील मान इंडस्ट्री को देगा, स्टील की शीट्स जितनी भी देगा, वो इतने प्राइस पे देगा। तो उससे क्या होगा कि एक प्राइस अगर फिक्स कर लिया ना, तो उसके बाद क्या होगा कि मान लो आने वाले एक साल तक स्टील के प्राइस बहुत बढ़ भी गए ना, या बहुत कम भी हो गए, तो भी ये वोलेटिलिटी का मान इंडस्ट्री के ऊपर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्राइसेस फिक्स कर लिए हैं। तो ये लोग मटेरियल को हेज कर लेते हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। ये प्राइसेस को हेज कर लेते हैं, प्राइसेस को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। पर रिस्क फैक्टर तो है कि प्राइस वोलेटिलिटी से चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी बात की ये जो पूरा मेजोरिटी रेवेन्यू जो है कंपनी का, वो ऑयल एंड गैस से आता है। अभी ऑयल एंड गैस में चीजें सोचो कहां से आता है, कि अगर क्रूड की डिमांड में कोई दिक्कत हुई, नेचुरल गैस की डिमांड में अगर कोई दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं जो नए पाइपलाइन बिछाने का जो काम है ना वो रुक जाएगा। अगर काम वो रुक गया तो कहीं ना कहीं पाइप की डिमांड थोड़ी स्लो हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ऑर्डर्स कैंसिल होने के चांस है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये मान का ये कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि मान का 10% बिजनेस ये इंडस्ट्री से आता है, 10% यहां से आता है। मान का 80 to 90% बिजनेस ऑयल एंड गैस से ही आता है। तो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अगर प्रेशर में आई तो मान प्रेशर में आ सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कोई भी कंपनी जब कॉन्सेंट्रेटेड काम करती है ना, कि उसका बिजनेस जो कम क्लाइंट से आता है, या उसका बिजनेस एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये अच्छी बात है। कब, कि अगर वो सेक्टर बहुत तेजी कर रहा है, अगर वो क्लाइंट बहुत अच्छे से ऑर्डर दे रहा है। पर ये रिस्क भी है। क्यों रिस्क है, क्योंकि अगर कंपनी का काम मान लो कि 5 क्लाइंट से आ रहा है, और अगर 5 क्लाइंट में से 3 क्लाइंट चले गए, तो मान लो कि कंपनी का ऑलमोस्ट आधा काम खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा क्लाइंट में काम डिस्ट्रीब्यूट होना भी एक पॉजिटिविटी है, कम क्लाइंट में काम डिस्ट्रीब्यूट होना एक रिस्क फैक्टर है। सिमिलरली एक ही सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू आना, एक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी ऑयल एंड गैस के ऊपर से। ओके। दूसरी बात की जो ऑर्डर बुक वाले जो भी कंपनीज होती है ना, वहां पर ऑर्डर कैंसिल होना भी एक बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्क होता है। और जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत हाई है। मान लो कि सऊदी से इनको बहुत ऑर्डर मिले, मान लो कि सऊदी में कल जाके कोई घटना हो जाती है ऐसी, और वहां से ऑर्डर मिलना बंद हो जाता है, तो पूरे मान के बिजनेस पे इंपैक्ट आ जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजर मेजर चंक वहां से आता है। तो यहाँ पर जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत रिस्की है। जब एक इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर के तौर पे कोई भी स्टॉक में कितना पैसा डालना, कितना रिस्क लेना, उसमें हमेशा ये देखना होता है कि मान लो कि ये बिजनेस के साथ कोई अनहोनी हो गई, तो हमारा कितना पैसा फंस सकता है, राइट, हमें कितने पैसों पे लॉस बुक करना पड़ सकता है। वो समझने के लिए रिस्क फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव फैक्टर जो हमने थोड़ी देर पहले देखे, वो तो सबसे पहले जानने पड़ेंगे, क्योंकि उससे ही बिजनेस फिल्टर आउट होगा। उससे आपको पता चलेगा कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। पर इन्वेस्ट करते टाइम आपको कितना इन्वेस्ट करें, उसके लिए आपको कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क जुड़ा होगा, उतना ही आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिस्क पे होगा। ठीक है। एक और चीज, डिमांड विजिबिलिटी, कि 15,000 करोड़ के बिडिंग तो कंपनी कर रही है, पर उसमें से कितना कन्वर्ट होता है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि कोई कॉम्पिटिटर ने कोई अच्छी बिडिंग कर दी मान इंडस्ट्री के मुकाबले,
तो ज्यादातर ऑर्डर्स उनके कॉम्पिटिटर को मिल जाएंगे, तो मान की ऑर्डर बुक कमजोर हो जाएगी। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है, राइट। एक और रिस्क फैक्टर है फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी। अभी इंडिया में मान इंडस्ट्री बैठी है, काम सऊदी के क्लाइंट के साथ करेगी या तो यूरोप के क्लाइंट के साथ करेगी, तो जो एक्सचेंज होगा ना वो रुपी से लेके वहां के पाउंड में या सऊदी की करेंसी में ऐसे होगा, राइट, यूरो में होगा। तो ये जो अलग अलग करेंसी का एक्सचेंज वाला होता है ना, तो उसमें वोलेटिलिटी होती है। कभी रुपी बहुत डाउन हो जाता है, रुपी का वैल्यू बहुत गिर जाता है, तो इसके चलते भी ये वोलेटिलिटी रहेगी। ये भी रिस्क आपको सोच के चलना होगा। मान लो कि कोई कंपनी इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाती है और इंडिया में ही सेल करती है, तो उसको रुपी में ही खर्चना होगा, रुपी में ही फिर उसका रेवेन्यू आएगा। यहाँ पर ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, तो यहाँ पर करेंसी का कन्वर्जन और वोलेटिलिटी भी एक इन्वॉल्व करती है, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ टाइम पहले मैं अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनर में जाके मान इंडस्ट्री का मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पर एक गिरावट आया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरावट आया था, सडन गिरावट आया था यहाँ पर। ओके, ये जो गिरावट था, यहाँ पर एक सडन गिरावट आया था। देखो ये जो गिरावट है, ये सडन गिरावट है। ये देखो यहाँ से प्राइस एकदम धड़ाम से फॉल हो गया था। ये प्राइस इसीलिए फॉल हुआ था क्योंकि सेबी ने, जो यहाँ की गवर्निंग कंपनी है, अपनी इंडिया की गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी डाल दी थी। एक्चुअल में मान इंडस्ट्री का 2015 से लेके 2020 तक एक केस चल रहा था, एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। वही फैमिली डिस्प्यूट के चलते काफी बार क्या होता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस होता है उसके साथ थोड़ी सब्सिडियरी जुड़ी होती है। मान लो कि प्रमोटर की कोई कंपनी होती है, सब्सिडियरीज जुड़ी होती है, तो कंपनी अपने मेन बिजनेस से कुछ पैसे अपनी सब्सिडियरी को या अपने एसोसिएट कंपनी को लोन पे देती है, तो पैसों का हेरफेर होता है, राइट। तो काफी बार ये लीगल तरीके से होता है, काफी बार कंपनी कर लेती है कि चलो पकड़ में नहीं आएंगे, कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ चीज हुई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर सेबी ने एक फॉल्ट पहचाना, तो उसके ऊपर से सेबी ने उसको पेनल्टी दी थी। और जब भी इस तरीके की पेनल्टी या इस तरीके की नोटिस जब कोई कंपनी के ऊपर आती है ना, तो उसके शेयर प्राइस पे सीधा इंपेक्ट होता है। और उसके चलते ही जैसे ही नोटिस आया कि सेबी ने मान इंडस्ट्री के प्रमोटर को नोटिस दिया है, पेनल्टी लगाई है वो, तो सीधा स्टॉक प्राइस गिर गए थे। पर वो इमीडिएट रिकवर भी हो गए थे। देखो यहाँ पर जो गिरावट आई ना, वो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ रिकवर भी हो गई थी। और वो रिकवर क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके बाद प्रमोटर ने सेबी के ऊपर जाके, कोर्ट होती है एसएटी कोर्ट बोलते हैं उसको, उसमें अपील करी कि भाई ये सेबी ने जो पेनल्टी लगाई है वो वाजबी नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, हमारे पास सब कुछ जस्टिफिकेशन है, सब कुछ कागजात रेडी है कि हमने ऐसा क्यों किया था। और उसके ऊपर क्या किया कि कोर्ट ने सेबी के ऊपर स्टे लगा दिया कि भाई आपने जो को पेनल्टी ऑर्डर दिया उसके ऊपर फिलहाल स्टे लगा दो। ओके, तो ये पॉजिटिव न्यूज आ गई। पॉजिटिव न्यूज क्यों आ गई? पहले नेगेटिव न्यूज आई कि पेनल्टी लगाई, फिर उसके बाद पॉजिटिव न्यूज आई कि जो पेनल्टी लगाई थी, जो केस लगाया था, वो अभी कुछ साल चलेगा, उसके ऊपर हियरिंग होगी, उसके ऊपर डिस्कशन होंगे, उसके बाद नतीजा आएगा। इसके लिए वापस से वो बाइंग आ गई। यहाँ पर जो आपको बाइंग दिख रही है वो बाइंग वापस से आ गई, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं। कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है ना कहीं बड़े लोग ऐसे ही मौके की तलाश में होते हैं कि कंपनी कब सस्ती मिले, कंपनी में कब फॉल आए, ठीक है। तो ये सेबी वाला केस था, कुछ टाइम पहले लगा था। दूसरी बात कि कंपनी को दोनों प्लांट के लिए, सऊदी वाले प्लांट के लिए, जम्मू वाले प्लांट के लिए करीबन 600 करोड़, मतलब करीबन 1200 करोड़ रुपए का नया फंडिंग करना पड़ेगा, मतलब नए पैसे कहीं से ढूंढ के लाने पड़ेंगे। और ये ज्यादातर पैसे कंपनी कहां से लाएगी? बैंक से लोन के रूप में लाएगी, लोन लाएगी, कंपनी डेट लेगी। तो जब कंपनी इतना ज्यादा डेट लेगी, कंपनी के पास अभी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, कंपनी का अभी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.29 है, राइट। अभी जब कंपनी डेट लेगी ना इतना बड़ा, तो कंपनी डेट लेगी तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो खराब हो जाएगा। तो और कंपनी जितना ज्यादा डेट लेती है उतना ही हर महीने एक चक्कर घूमता रहता है, किसका? इंटरेस्ट का। आप जब लोन लेते हो, आप पर्सनल लोन लेते हो, कोई भी लोन लेते हो, तो आपको हर महीने एक इंटरेस्ट पे करना होता है ना। सिमिलरली ये कंपनी को भी जब इतना 1200 करोड़ का लोन लेगी तो उनको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी अगर मान लो कि कंपनी का बिजनेस कमजोर हो जाता है, कंपनी के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डेट के ऊपर प्रेशर आएगा, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के खर्चे के ऊपर, क्योंकि कंपनी को एटलीस्ट उतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा जो इंटरेस्ट के तौर पे दे सके बैंक को। अगर उतना पैसा भी कंपनी नहीं कमा पा रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की रिलायबिलिटी पे बहुत बड़ा डाउट आने लगेगा।
तो कंपनी जब ग्रोथ के लिए डेट भी लेती है ना, तभी कंपनी को सोच समझ के लेना पड़ता है। तो एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए भी पर थोड़ा ज्यादा डेट ले रही है। ठीक है, अभी कंपनी के 3-4 पीयर्स हैं, 3-4 कंपटीटर्स हैं, पर एक सबसे क्लोजेस्ट पीयर मतलब क्या, कि ये मान इंडस्ट्री जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, सिमिलरली उस तरीके की प्रोडक्ट बनाने वाली कौन सी कंपनी है, तो एक कंपनी है वेल्सपन कॉर्प करके। करीबन 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मान की करीबन 2-2.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से ये क्लोजेस्ट पीयर है, पर ये मार्केट का लीडर है। ये वेल्सपन है जो मार्केट का लीडर है, लार्ज ग्लोबल प्लेयर है। मान इंडस्ट्री की अभी की जो साइज है, अभी की जो कैपेसिटी है, करीबन 1.2 मिलियन टन है। वेल्सपन की 2.5 मिलियन टन है, मतलब मान से डबल साइज है इनकी। ओके, प्लस वेल्सपन को एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अप्रूवल्स मिले हुए हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज से। तो ये एक्चुअली एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है मान इंडस्ट्री का। ओके, पर मान जिस तरीके से एक्सपांशन कर रही है ना, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आने वाले सालों में वो वेल्सपन के नजदीक आने लगे अपने बिजनेस वाइज, राइट, धीरे धीरे नजदीक आने लगे। वेल्सपन कई सारे टाइम से है, और वेल्सपन के पास अलग अलग देशों के भी अप्रूवल्स हैं, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। उसके प्लांट अलग अलग देशों में है, जैसे यूएस के अंदर वेल्सपन का प्लांट है, तो अभी यूएस के अंदर ही प्लांट है, तो यूएस के अंदर जितनी पाइप की डिमांड होगी, वो अगर यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चर होकर आती होगी, तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। मान यूएस में एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मान इंडस्ट्री का यूएस में कोई प्लांट नहीं है। अभी मान इंडस्ट्री अगर इंडिया में बना के यूएस में शिपिंग के थ्रू अगर पाइप भेजेगा, तो उसमें लॉजिस्टिक का खर्चा भी ज्यादा लगेगा, उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो उसके चलते जो पाइप होंगे ना, बहुत महंगे हो जाएंगे, और महंगे पाइप होंगे तो यूएस के अंदर को उसके पाइप कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए मान यूएस में जा नहीं पा रही है, उसके सामने वेल्सपन का यूएस में ही प्लांट है, तो इसके चलते वेल्सपन थोड़ा इस केस में लीडर है। पर मान जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर उसने जिस तरीके का ग्रोथ बताया है, अगर ग्रोथ कर ले तो आने वाले सालों में इसके नजदीक पहुंच सकता है। ठीक है, ओके। अभी देखो, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन जो है ना वो फ्यूचर है। आज आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हो, कोई भी गैस यूज कर रहे हो, नेचुरल गैस यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन ना वो फ्यूचर है, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है, सबसे क्लीन एनर्जी, उसमें पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी बनता है, उसके एग्जॉस्ट में, उसके एंड प्रोडक्ट में पानी बनता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ओके, तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि हाइड्रोजन के पाइप बनाना, ऐसे पाइप बनाना कि जिसमें हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अभी एक बहुत बड़ा चीज है ये, इंडिया में वेल्सपन और मान दो ही ऐसी कंपनी है कि जिसको इसका अप्रूवल मिला हुआ है कि जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के पाइप बना सकती है, उसका एक अप्रूवल सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो मिला हुआ है। ओके, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। कंपनी के प्रमोटर का कहना ऐसा है कि 2030-35 के बाद यूरोप में हाइड्रोजन पाइप की डिमांड बहुत मैसिव बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरोप में अभी की जो पाइपलाइन है ना, सभी पाइपलाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह पर नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। और जब इतनी बड़े मात्रा में नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, तो मान इंडस्ट्री के पास भी नए ऑर्डर्स आएंगे यूरोप से। तो ये प्रमोटर का कहना है, और प्रमोटर ऑलरेडी क्वालिफाइड वेंडर है। ओके, और मान जिस तरीके के एल्सो एचसो पाइप बनाते हैं ना, वही हाइड्रोजन में चलेंगे, सिर्फ ऊपर का कोटिंग चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी क्रूड या नेचुरल गैस ये पाइप से फ्लो होता है, अभी हाइड्रोजन को फ्लो करना है, तो अंदर का जो कोटिंग है ना पाइप का, वो सिर्फ बदलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से सिर्फ ये बदलाव करना पड़ेगा, एकदम प्रोडक्ट बिल्कुल नया नहीं बनाना पड़ेगा। अभी जो मान के प्लांट जो है एल्सो एचसो पाइप बनाते हैं, उसी पाइप बनने के बाद उसके ऊपर का जो कोटिंग बदल देंगे, तो वो हाइड्रोजन के लिए भी काम आने लगेंगे। इसीलिए जब हाइड्रोजन का बूम चालू होगा, वो पहले बाहर के देशों में चालू होगा, उसके बाद इंडिया में चालू होगा। तो जब भी चालू होगा, तो उसके बाद मान को हाइड्रोजन के ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएंगे। रिस्क अभी नहीं मिल रहा है, अभी हाइड्रोजन का काम नहीं मिल रहा है। ओके, रिस्क फैक्टर भी सोचना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है। ये वो वाला थीम है जो फ्यूचर में बन सकता है, आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद मान में आप वो काम देख सकते हो। तो एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा एक लॉन्ग होराइजन भी सोचना पड़ता है कि आने वाले 2-3 साल के बाद कौन सा बिजनेस कंपनी को मिल सकता है, कौन से चीजों से कंपनी में एक बूम आ सकता है। ओके, आज ज्यादातर दुनिया क्रूड ऑयल की पाइपलाइन यूज करते हैं। वक्त के साथ साथ क्या होगा कि रिन्यूएबल्स बढ़ते जाएंगे, ईवी का यूज बढ़ता जाएगा, पेट्रोल डीजल का यूज कम होता जाएगा धीरे धीरे। ऐसे चीजों को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। आज मान इंडस्ट्री का मेजोरिटी रेवेन्यू ऑयल एंड गैस से आ रहा है, पर मान लो कि ऑयल एंड गैस पर प्रेशर आता है, तो कहीं ना कहीं मान को कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जिससे
यहां से अगर रेवेन्यू कम होता है ऑयल एंड गैस से, तो कहीं से रेवेन्यू बढ़े। तो उसके लिए मान दो चीज कर रही है, पहले तो जम्मू में प्लांट डाल रही है, जम्मू में प्लांट डाल के वो एकदम स्टेनलेस के पाइप बना रही है, स्टेनलेस के पाइप जो हाई मार्जिन भी है और उसका यूज भी ऑयल एंड गैस से अलग वाले इंडस्ट्री में होता है। और दूसरा काम कर रही है कि हाइड्रोजन वाले पाइप बनाना, जो आगे जाके उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि ऑयल एंड गैस के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये मान के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टेरिफ का इम्पैक्ट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यूएस ने लार्ज डायमीटर पाइप के ऊपर बहुत हेवी ड्यूटी लगा के रखी है, तो उसके चलते मान को यूएस का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। पर मान ने क्या किया है कि बाकी के जो देश है, ताइवान, मलेशिया, सऊदी, ओमान, कुवैत, वहां पे अपना फोकस शिफ्ट किया है, क्योंकि वहां पर भी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात कि जब हम कंपनी को स्टडी करते हैं ना, तो हमें एक चीज बहुत बड़ी देखनी होती है कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है तो ही कहीं ना कहीं प्रमोटर को कंपनी के ऊपर भरोसा है, वो दिखता है। पर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो उसका जब जवाब मैंने ढूंढा तो वो जवाब प्रमोटर ने ऐसा बताया कि प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली कम नहीं है। प्रमोटर का पहले कोई डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट उनके फादर के भाई के साथ। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन, अभी हमारी जैसी यंग जनरेशन मान इंडस्ट्री को मैनेज कर रही है, पर उनके जो फादर थे, उनके जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उनके चलते क्या किया कि उनके अंकल ने अपना 22% स्टेक ओपन मार्केट में सेल कर दिया। एक्चुअली स्टेक घर के अंदर ही रहना चाहिए, तो ही अंदर कंट्रोल रहेगा ना। पर 22% स्टेक अपने आप बेच दिया। उसके चलते क्या हो कि एक्चुअल कंपनी का स्टेक आज अगर ये 22% घर में होता, तो प्रमोटर का स्टेक अच्छा खासा 60-70 के ऊपर होता। पर ये चीज हुई, उसकी वजह से स्टेक कम हो गया। पर प्रमोटर का इंटरव्यू मैंने देखा था और उनके कहने के मुताबिक ये उतना टेंशन वाली बात नहीं है। वो स्टेक कम है, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा चीज, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी। अभी देखो, मान का ज्यादातर रेवेन्यू जो बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से करीबन 80-90% रेवेन्यू आता है। ये देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है उसके लिए सऊदी वाला प्लांट है, उसके लिए जम्मू वाला प्लांट है। तो वहां से तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू 2027 में जनरेट होगा, राइट। पर पर इंडिया का क्या सीन है, इंडिया में क्या होगा, इंडिया में जनरेट होगा कि नहीं, इंडिया में ग्रोथ होगा कि नहीं, इंडिया में डिमांड कैसा है। ओके, तो मैंने एक पूरा एआई की हेल्प से एक एस्टिमेशन किया कि चीज क्या है, इंडिया में मान को आने वाले 5 साल में करीबन कितना रेवेन्यू मिल सकता है। वो एक एस्टिमेशन मैंने एक फाइंड आउट किया। ये नंबर सब एस्टिमेटेड नंबर्स है, कोई एक्यूरेट नंबर्स नहीं है। ओके, कुछ नंबर्स एक्यूरेट होंगे। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया में अभी करंटली 68,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 68,000 किलोमीटर की ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी चालू है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है पाइपलाइन की, जहां से ऑयल एंड गैस फ्लो होता है। ओके, करीबन 14,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ओके, 14,000 किलोमीटर की। तो अगले 5 साल का हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। तो अगर पर ईयर काउंट करें तो 14,000 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 2,000 से 3,000 किलोमीटर पर ईयर की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी हर साल। अगले 5 साल तक एवरी ईयर 2,000 से 3,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो ऑयल एंड गैस में यूज होगी। ओके, अभी ये जो भी पाइपलाइन है उसमें लार्ज डायमीटर के पाइप कितने लगेंगे, क्योंकि ये पूरी पाइपलाइन में सभी तरीके के पाइप्स आ गए, लार्ज डायमीटर। फिर ऑयल एंड गैस जब फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाए तो फैक्ट्री के अंदर लार्ज डायमीटर पाइप यूज नहीं होते, फैक्ट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अंदर ही अंदर के कैंपस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए छोटे डायमीटर के पाइप यूज होता है। ओके, पर कंपनी लार्ज डायमीटर के पाइप बनाती है। तो ये जो 2,000 से 3,000 किलोमीटर पर ईयर है, उसका अगर 60% है, ऑलमोस्ट 100 पाइप की जरूरत पड़ेगी, मतलब लार्ज डायमीटर पाइप की जरूरत पड़ेगी। तो अगले 5 साल तक टोटल लार्ज डायमीटर की कितनी जरूरत पड़ेगी, 7,500 किलोमीटर लार्ज डायमीटर पाइप की जरूरत पड़ेगी। अभी कितना इतना किलोमीटर का पाइपलाइन बनाने के लिए, अभी 1 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाने के लिए 300 टन स्टील चाहिए। 1 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाने के लिए 300 टन स्टील चाहिए। तो 7,500 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाने के लिए 2.25 मिलियन टन स्टील चाहिए। मतलब इतने पाइप चाहिए, इतने पाइप, इतने वजन के पाइप चाहिए। अभी पाइप को कैसे मेजर करेंगे, पाइप को नंबर ऑफ पाइप में से मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसको वजन में मेजर किया जाता है, वजन में, कि कितने वजन के, कितने टन के स्टील पाइप बनेंगे, कितने टन के स्टील पाइप बिकेंगे। तो करीबन इतने टन के स्टील पाइप आने वाले 5 साल में जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी इसकी प्राइस जो होती है वो 85,000 से 1 लाख के बीच में होती है पर टन। ये जो लार्ज डायमीटर के पाइप होते हैं 85,000 से 1 लाख के बीच में। ओके, अभी अगर 95,000 भी पकड़े, मिड प्राइस भी पकड़े,
तो भी टोटल टेंडर वैल्यू, ये जो 14,000 की पाइपलाइन है ना, उसकी टोटल टेंडर वैल्यू 20,000 से 24,000 करोड़ की बनेगी 2025 से 30 तक। मतलब जो फ्यूचर डिमांड आएगी अगले 5 साल में 14,000 किलोमीटर की, उसमें भी करीबन उससे नए 20,000 से लेके 24,000 के लार्ज डायमीटर पाइप के नए ऑर्डर्स क्रिएट होंगे, नए टेंडर्स क्रिएट होंगे। ओके, और ये टेंडर्स किसको पास ऑन किए जाएंगे? जितनी भी कंपनीज इंडिया में लार्ज डायमीटर पाइप बनाती है उनको, जैसे मान बनाती है, जैसे वेल्सपन बनाती है, जैसे जिंदाल बनाती है, और भी कंपनीज होगी छोटी मोटी, जितनी भी कंपनीज बनाती है उसको ये 20 से 24,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स आने वाले 5 साल में दिए जाएंगे। ओके, अभी मान का एक रियलिस्टिक नंबर पकड़ते हैं मार्केट शेयर का। मान का रियलिस्टिक मार्केट शेयर 10 से 15% आप अगर पकड़ो, ओके, तो उसके हिसाब से करीबन मान के पास 2,000 करोड़ से लेके, मतलब 2,000 करोड़ से 2,400 करोड़, अगर 10% पकड़ो तो, और 15% पकड़ो तो 3,000 से 3,500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब आने वाले 5 साल, मतलब मान लो 4-5 साल के बाद की बात करें, अभी इंडिया से आने वाला मान का रेवेन्यू सिर्फ 400 से 600 करोड़ है। ओके, मेजोरिटी रेवेन्यू बाहर से आता है, पर आने वाले सालों में इंडिया में भी डिमांड बढ़ेगी, और ये डेटा के, ये स्टडी के हिसाब से इंडिया में भी आने वाले सालों में 2,500 से 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। मतलब अभी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 5 गुना हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में। इंडिया का रेवेन्यू, बाहर का रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, पर इंडिया का जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था वो हमने एक एस्टिमेट लगाया। तो चीजें ऐसे स्टडी करनी होती है। अभी एक सिंपल बात बताऊं, ये मैंने कहां से स्टडी करा? मैंने एआई की हेल्प से स्टडी करा। आपको सवाल पूछना है, सवाल पूछना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चीजें, कि भाई ये अभी मान का मुझे सवाल पूछा है, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा कि इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है, इंडिया में पाइप की डिमांड कितनी होगी आने वाले सालों में, अभी कितने पाइप बिछे हुए हैं, पाइप की डिमांड होगी तो एक पाइप में कितना स्टील लगता है, एक पाइप में कितने टन स्टील लगता है, उतने टन स्टील का भाव क्या होता है। तो ये सब सवाल पूछते पूछते ही आप सीख पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल चीजों को कंक्लूड करें, मोस्टली हमने सभी चीजों को कवर कर लिया। कंपनी का करंट बिजनेस, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, सब चीजों को कवर कर लिया। प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, कंपनी के 2027 के प्लान से कितने रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो भी समझे, सब चीजों को समझ लिया। सभी चीज को अगर मुझे ब्रीफली एक बार बताना है तो मेन काम मान का क्या है, कि स्टील को खरीदना, टाटा स्टील से, जिंदाल स्टील से, ऐसे प्लेयरों से स्टील को खरीदना, स्टील को एक लार्ज डायमीटर पाइप में कन्वर्ट करना, स्टील की शीट को फोल्ड करके या कोयल को रोल करके, फिर उसको वेल्डिंग करना, वेल्डिंग करने के बाद पाइप रेडी हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर कोटिंग करना पड़ेगा, एंटी कोरोजन, जंग ना लगे उसके लिए कोटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर पाइप रेडी हो जाएगा, फिर उसको लॉन्ग डिस्टेंस के एनर्जी और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सप्लाई करना। तो ये कंपनी का शॉर्ट एंड ब्रीफ बिजनेस है। तो अभी जब भी आप न्यूज रीड करो, और न्यूज में जब भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात आए, जब भी ऑयल एंड गैस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात आए, तब आपके दिमाग में मान इंडस्ट्रीज, वेल्सपन या ऐसी कंपनीज आनी चाहिए माइंड में। ओके, कंपनी का मेजोरिटी खर्चा स्टील के ऊपर बेस्ड है। मेजोरिटी खर्चा, कंपनी के खर्चे अलग अलग होते हैं, स्टील होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेबर होता है, कंपनी के अलग अलग खर्चे होते हैं, पर कंपनी का करीबन 75% खर्चा जो है वो स्टील का ही है। तो स्टील जो है वो सोल ऑफ द प्रोडक्ट है। तो जब भी आप न्यूज में रीड करो कि स्टील सेक्टर का क्या होगा, फ्यूचर क्या है, स्टील सेक्टर के प्राइसेस क्या होंगे, स्टील सेक्टर की डिमांड कैसे आएगी, जब भी आप ऐसे न्यूज रीड करो तो आपको कनेक्ट करना सीखना है कि मान इंडस्ट्री के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, इंडिया में जितने भी बड़े ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, ओएनजीसी, ये सभी कंपनीज मान के क्लाइंट है। मतलब बाहर तो इनका रेवेन्यू है ही, पर इंडिया में भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज मान के ऊपर भरोसा करती है, मान के पाइप के ऊपर भरोसा करती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्टडी था। हमने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखी, प्रोडक्ट देखे, सब चीजें देखी, रिस्क फैक्टर भी देखे, प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए सब रिस्क फैक्टर देखे। तो ओवरऑल इतना था कंपनी के ऊपर। आई होप आपको बिजनेस और चीजें समझ में आई होगी। मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश करी। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं अभी अनम्यूट करता हूं, वन बाय वन हैंड रेस करके पूछेंगे, क्वेश्चंस हैंड रेस करके पूछेंगे प्लीज। सर, ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग